अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेड विद में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ मिस्टर एंड मिसेस बीस्ट का 5th एपिसोड लेकर और इसकी मुसन्निफ़ा है मरियम फयाज़। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं एपिसोड की जानिब। रात गहरी हो रही थी। आज भी आसमान पर चांद मौजूद न था। चांद के बगैर रात अपनी अलग ही खूबसूरती रखती है। सितारे ज़्यादा रोशन नजर आते हैं, जैसे किसी मखमली आसमान पर जड़े हुए बेशुमार हीरे की झलक। यह रात खामोशी और सुकून की अलामत बन जाती है, जहाँ हर चीज़ पुरसुकून और गहरी महसूस होती है। हल्की हल्की ठंडी हवा रूह को ताजगी बख्शती है और अंधेरे में छुपे रंग अपने मुनफरिद कहानी सुनाते हैं। ये वो रात होती है जिसमें ख्यालात खुल कर बहते हैं और दिल कुदरत की उस खामोश मगर पुरअसर खूबसूरती में गुम हो जाता है। निकाह का फंक्शन खुश असलूबी से अंजाम पाया था। सब लोग अपने अपने घरों को लौट चुके थे। बारान अपने कमरे की खुली खिड़की के सामने खड़ा बगैर चांद के आसमान को देख रहा था। उसे अपना आप खाली और खोखला सा लग रहा था। खाली? हाँ खाली। खोखला? हाँ खोखला। और दिल में खला क्यों? दिल में कुछ न हो तो खला तो होगा ना। खाली तो नहीं तो क्या है दिल में? नफरत? नफरत में वजन नहीं होता। हाँ तो फिर नफरत से दिल खाली ही रहता है। और मोहब्बत से? मोहब्बत? हाँ मोहब्बत। मोहब्बत से दिल आबाद तो हो जाता है, मगर क्या? मगर बेचैन रहता है। तो फिर चैन कैसे आएगा? चैन क्यों आएगा? इस दुनिया में चैन के लिए आया हो? नहीं, मगर क्या? कुछ भी नहीं। ये दुनिया आजमाइश है और मोहब्बत उन्हीं आजमाइशों में से एक है। नफरत तो शैतानियत है जो इंसान को खोखला कर देती है, लेकिन मोहब्बत भी तो दर्द देती है, लेकिन दिल को आबाद भी तो रखती है। और दर्द तो फिर हर आजमाइश देती है। तो इस दर्द से निजात कैसे मिले? क्यों कर मिले? दर्द में जिया नहीं जाता, दर्द झेलना पड़ता है। क्यों? आजमाइश पर पूरा उतरने के लिए। और क्यों उतरे पूरा? अल्लाह के कुर्बत के लिए। लेकिन आजमाइश इतनी कठिन क्यों होती है? कठिन होती है तो आजमाइश होती है ना। मुफ्त में तो फिर कफन भी नहीं मिलता, इसके लिए भी जान देनी पड़ती है। हाँ, लेकिन खुदा हमेशा मोहब्बत से ही क्यों आजमाइश लेता है? क्योंकि जब खुदा आपसे मोहब्बत करता है तो वो आपको आजमाता है, और आजमाइश तो फिर सबसे ज़्यादा अजीज चीज़ों से शुरू होती है ना। जैसे कि मोहब्बत। मोहब्बत? हाँ मोहब्बत। उसकी आंखें आसमान पर तारों की बिखरी रोशनी को तक रही थी। बारान गहरे गहरे सांस भर रहा था। उसके दिल में एक धुआं उठने लगा था जिसकी जलन उसकी आंखों में वाज़ेह थी। तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? उसके दिमाग में बार बार मरियम के ये अल्फाज किसी घोड़े की तरह बरस रहे थे। उसने एक और गहरा सांस भरते अपने चेहरे पर हाथ फेरा। क्या हो रहा है मुझे? क्यों अपना आप मुजरिम लग रहा है? बारा ने खुद से सवाल किया। एक दिन तेरी ये सब लापरवाहियाँ निकल जाएंगी और उस दिन तुझे पछतावा होगा। अल्लाह करे तुझे पहले ही हिदायत मिल जाए। मुराद के अल्फाज उसके कान में गूंजे। क्या मैं मुजरिम हूँ? उसने दोबारा अपने ज़मीर से सवाल किया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं ये क्या कर रहा हूँ? क्यों शैतान मुझ पर हावी हो रहा है? मैं कैसे उसका दिल तोड़ दूं? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, हरगिज़ नहीं। बारान ने खुद को मलामत किया। उसके अंदर एक जंग चल रही थी, उसके ज़मीर और शैतान की जंग, जिस पर अब तक शैतान गालिब रहा था, मगर अब उसका ज़मीर उसे मलामत करता गालिब आ चुका था। बारान ने एक गहरी सांस भरी और आंखें बंद की तो उसकी आंखों के पर्दों पर वो कर्बज़दा आंखें झिलमिल करती सामने आई। बारान ने झट से आंखें खोली। क्यों? आखिर क्यों मेरे दिमाग पर सवार होकर बैठी हो? क्या चाहती हो आखिर तुम? बारान ने अपने बालों को मुट्ठी में जकड़कर कुछ देर मजीद खुद से जंग करने के बाद वो वॉशरूम में जाता ठंडे शावर के नीचे खड़ा हो गया, मगर उसके दिल में लगी आग किसी तौर कम न हुई। रोम, इटली। रात के साय में रोम कदीम गलियां पुरअसरार कहानियाँ सुनाती हैं। कोलोसीयम की शिकस्ता दीवारों में अब भी ग्लैडिएटर्स की सरगोशियाँ गूंजती थीं, जो हज़ारों तमाशाइयों के सामने जिंदगी और मौत की जंग लड़ा करते थे। दरियाए टाइबर की पुरानी लहरें उन राजदारियों की अमीन थी जिन्हें वक्त भी मिटा ना सका। वो उस वक्त अपने मामूल के मुताबिक स्टडी रूम में अपने रॉकिंग चेयर पर पुश्त पर सर टिकाए किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद की और कोलोसीयम की गूंजती हुई चीखों को महसूस किया। वहाँ हज़ारों तमाशाई खून के प्यासे थे और रेत पर बहने वाला खून उनके जुनून को मज़ीद भड़का रहा था। वो ग्लैडिएटर्स की नफ्सियात को समझता था, जिनके लिए ज़िंदगी का मतलब सिर्फ जीतना था, क्योंकि शिकस्त का नतीजा सिर्फ मौत था। इसलिए वो भी अपने दुश्मनों पर रहम नहीं खाता था। वो कदीम रोम के ग्लैडिएटर्स का वारिस था, कम अज़ कम जहनियत के लिहाज से।
उसके लिए दुनिया एक कोलोसियम थी और वो उसका नाकाबिले शिकस्त जंगजू। दरवाजे पर दस्तक ने उसकी तवज्जो मबजूल करवाई तो वो अपने ख्यालात की दुनिया से बाहर निकला। आ जाओ, उसने इजाज़त दी। चार्ली के साथ एक और शख्स स्टडी में दाखिल हुआ। जैन के टेबल के बिल्कुल सामने खड़े हुए। बोलो। जैन गैर मौजूदगी से बोला, सर ये मेरा छोटा भाई है हैरी। चार्ली ने अपने साथ खड़े उस शख्स की तरफ इशारा किया जो देखने में 26-27 साल का नौजवान था। जैन अपनी जगह से सीधा होते हुए उसको देखने लगा। हाँ ठीक है फिर? जैन ने उसे दिलचस्पी से देखते हुए बोला, सर ये आपके साथ पाकिस्तान जाएगा। चार्ली मोदबाना अंदाज में बोला। अच्छा? जैन ने अच्छे को खींचते हुए बोला, जी सर मैं कोशिश करूँगा कि आपको शिकायत का कोई मौका ना दूँ। वो शख्स मोदबाना अंदाज में बोला, सिर्फ कोशिश? मेक श्योर कि तुम मुझे शिकायत का कोई मौका ना दो, क्योंकि मैंने आज तक किसी को दूसरा मौका नहीं दिया। जैन मिश्रियाई अंदाज में बोला, जी सर। ठीक है चार्ली, तुम जा सकते हो। जैन ने चार्ली को जाने का बोला और खुद हैरी की तरफ मुतवज्जा हुआ। जैन ने अपने सामने मौजूद टेबल के दराज से एक रिवॉल्वर निकाला और उसे हैरी की जानिब उछाला, जिसे हैरी ने बर वक्त कैच किया था। उसने हैरानगी से जैन को देखा, जो अब रॉकिंग चेयर से टेक लगाए सुकून से उसके तासुरात को बगौर देख रहा था। हैरी ने थूक निकला और उसकी जानिब देखकर बोला, सर ये किस लिए? उसने अपनी घबराहट पर बमुश्किल काबू पाते हुए सवाल किया। इस रिवॉल्वर से मेरा निशाना लो और शूट करो, जैन सुकून से बोला, जबकि उसकी बात सुनते ही हैरी के चेहरे का रंग फक हुआ। सर ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको कैसे? नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो हैरानगी और परेशानी के साथ बोला, जबकि जैन हनूज सुकून से उसे देख रहा था। तो फिर ठीक है, मुझे नहीं तो खुद को शूट कर लो, जैन इत्मीनान से बोला। हैरी ने बमुश्किल थूक निकला और उसे रहम तलब नजरों से देखने लगा। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या मुझे शूट कर दो या फिर खुद को। द चॉइस इज योर्स, वो सुकून भरे लहजे में बोलता हैरी का सुकून बर्बाद कर गया। हैरी कुछ देर रिवॉल्वर को देखता रहा और आंखें जब्त से मीचते हुए हिम्मत पैदा करता रिवॉल्वर को अपने सर पर रख दिया। उसने आंखें खोलते एक नज़र उस सफाक इंसान को देखा और फिर दोबारा आंखें मीचता ट्रिगर को दबा दिया। मगर ये क्या, रिवॉल्वर में तो गोली ही न थी। उसके दिल से मानो कोई बोझ उतरा था। उसने एक सुकून से भरपूर सांस भरा और जैन की तरफ देखा, जो उसे मुस्कुराती नजरों से देख रहा था। उसने आगे बढ़ते हुए रिवॉल्वर उसकी मेज पर रखा। इसको अपने पास रखो, तुम हकदार हो इसके, जैन ने रिवॉल्वर की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो हैरी बगैर किसी चूं चरा के रिवॉल्वर उठा गया। जाकर तैयारी कर लो, हम कल पाकिस्तान जा रहे हैं, जैन उसे हुक्म देता रॉकिंग चेयर को घुमाकर उसकी पुश से टेक लगाता सुकून से आंखें मूंद गया। हैरी उसके हुक्म की तायीद करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। वक्त एक बेकरार समंदर की मानिंद है, जिसकी हर लहर जिंदगी के किसी न किसी लम्हे को बहा ले जाती है। ये एक ऐसा बेरहम मेज़ान है जो ना किसी के लिए रुकता है और ना किसी के इल्तिजा पर चलता है। जो इसकी लताफत को समझकर उसे सवार लेता है, वो कामयाबी के जीने चढ़ता है, और जो उसे बेदरे गवा देता है, वो हसरतों की भट्टी में जलता रहता है। वक्त का हर लम्हा एक अनमोल हीरा है, जिसे या तो तराश कर अपनी तकदीर का ताज बनाया जा सकता है या बेकदरी के खाक में मिलाकर ज़ाया किया जा सकता है। यही वक्त वो आईना है जो इंसान को उसकी मेहनत, ख्वाब और किस्मत का अक्स दिखाता है। यही सबसे बड़ा उस्ताद है और यही सबसे सख्त मुनसिफ है। वक्त रेत की मानिंद है जो मुट्ठी में कैद करने की जितनी कोशिश करो उतनी ही तेजी से उंगलियों के दर्जों से फिसलता जाता है। ये नर्म, खामोश और बेनिशान बहता है, मगर जब गुजर जाता है तो उसकी कमी चट्टान की तरह दिल पर नक्श छोड़ जाती है। यूं ही वक्त की डोर हाथ से फिसलती चली गई। शादी की तैयारियों में दिन ऐसे बीते जैसे शाम के साय में कोई बोसीदा ख्वाब, जो आंखों के किनारे ठहर कर भी अपना अक्स न छोड़ सके, या अधूरे गीत के खोए हुए धुन जो होठों तक आकर बेआवाज रह जाए, या अजनबी गली में बसती हुई अधूरी चाप जो सुनाई दे मगर दिखाई ना दे, या फिर खसा रसीदा शाख से टूटा हुआ पत्ता जो हवा के दोस्त पर कहीं गुम हो जाए। वक्त रेत की तरह हाथ से फिसलता चला गया। शादी में बचे कुछ 2 दिन ही रहते थे। कराबे मेंशन और सुल्तान हवेली की तमाम ख्वातीन ने उन दिनों में शादी की तमाम शॉपिंग मुकम्मल की थी। सब लड़कियों ने अपनी मर्जी से शादी के जोड़े लिए थे, जबकि मूसा इशल को हन्नान की इजाज़त से बाज़ाते खुद शॉपिंग पर लेकर गया था, जिस पर मूसा ने उसे कहा था,
एक तो तुम्हारा भाई किसी नाग की तरह मेरे सर पर मंडलाता रहता है। भाई अब मैं कौन सा कोई गैर हूँ, शोहर हूँ तुम्हारा, तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए भी उस नवाबजादे की इजाज़त लेनी पड़ती है। मूसा चिढ़कर बोला तो इशल ने मुंह पर हाथ रखते हुए अपनी हंसी का गला घोटा। दूसरी तरफ मरियम ऑफिस के कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स में फंसी हुई थी। ना उसको घर पर वक्त देने के लिए वक्त मिल रहा था, ना ही अपने लिए शादी की शॉपिंग करने के लिए। इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे थे। वो अभी भी ऑफिस में बैठी काम करने में मसरूफ थी। उसकी मकरूती उंगलियां मुसलसल लैपटॉप पर चल रही थी। इतने में हातिम ऑफिस में दाखिल हुआ। मरियम ने आंखें उठाकर उसे देखा और मुस्कुराहट उछाली। आओ आओ दुल्हे साहब, मरियम उसे मुस्कुराती निगाहों से देखते हुए बोली। तुम जरा अपनी मुस्कान को ब्रेक लगाओ और तमीज से उठो और घर जाओ, वरना ममा ने मेरा गला दबा देना है। हातिम उससे संजीदगी से बोला तो मरियम के माथे में बल पड़े। क्यों भाई, ऐसे ही दबा देंगी गला? मरियम इस्तेज़ाइया अंदाज में बोली। ना तुम मुझे ये बताओ, शादी की शॉपिंग नहीं करनी तुम्हें? वहाँ पर ममा मेरा सर खा रही हैं कि मैंने तुम्हें काम पर लगाया हुआ है। हातिम उसे शिकवा करते हुए बोला। हाँ हाँ करनी है शॉपिंग, कौन सा मेरी अभी शादी है, हो जाएगा सब। मरियम लापरवाही से बोलते हुए दोबारा लैपटॉप की तरफ मुतवज्जह होने लगी थी कि हातिम ने झट से लैपटॉप की स्क्रीन को बंद कर दिया। चलो उठो और घर जाओ, शराफत से मार न खा लेना तुम मुझसे। हातिम रौब से उसे उठाते हुए बोला कि मरियम ने उसे हैरानगी से देखा। अच्छा भाई जा रही हूँ। मरियम उसे कहते अपना सामान और गाड़ी की चाबी उठाते ऑफिस से बाहर निकली। दूसरी तरफ काराबे मेंशन में भी सबकी भागदौड़ मची हुई थी। सब लोग शादी की तैयारियों में मसरूफ थे। कल मायो का फंक्शन था और तैयारियां वैसी की वैसी पड़ी थी। आप अपने उस नालायक बेटे को फ़ोन करें, पता नहीं कहाँ मर गया है, रुबा बेगम मोहम्मद साहब से जिहान को फ़ोन करने का कहते हुए बोली, जो 3 दिनों से दोस्तों के साथ बैचलर ट्रिप के बहाने घर से निकला हुआ था, मगर असल वजह कामों से फरार था। हाँ मैं फ़ोन करूँ, जैसे मेरी बड़ी सुनता है तुम्हारा निकम्मा बेटा, मोहम्मद साहब बोले। हाँ अब मेरा बेटा हो गया, रुबा बेगम चिढ़कर बोली। इतने में बारान सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आया और उन दोनों की तकरार पर अपनी मुस्कान दबाए वहाँ से गुजरने लगा कि रुबा बेगम की आवाज़ पर रुका। बेटा कहीं जा रहे हो? जी मम्मा एक काम से जा रहा हूँ। बारान बोला। चलो ठीक है जाओ। उनके कहते ही बारान ने अपने कदम बाहर की जाने बढ़ाए और अपनी गाड़ी में बैठते गाड़ी को गेट से बाहर निकाला। मरियम अभी कुछ देर पहले ही हवेली पहुंची थी और पहुंचते ही सीधा अपने कमरे में बंद हो गई थी। फ्रेश होने के बाद वो टॉवल से अपने मखमूर बाल रगड़ते हुए वॉशरूम से बाहर आई थी तो सामने ही आयशा सुल्तान उसके इंतजार में बैठी थी। आपको कोई काम था मामा? मरियम टॉवल को साइड पर रखते हुए बोली। तुमने शादी की शॉपिंग नहीं करनी? आयशा सुल्तान बोली। जी जी करनी है आज। अभी वो इतना ही बोली थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ। मरियम ने इजाज़त दी तो 3 मुलाजमीन हाथों में बड़े बड़े डब्बे लिए कमरे में दाखिल हुए। ये सब क्या है? बेसाख्ता मरियम और आयशा सुल्तान के मुंह से निकला। वो बीबी जी बारान साहब देकर गए हैं मरियम बीबी के लिए, मुलाजमा ने बताया तो आयशा सुल्तान के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी, जबकि मरियम हैरानगी से सामान को देख रही थी। आयशा सुल्तान अपनी जगह से खड़ी हुई और मरियम के गाल पर हाथ रखते उसकी तरफ मुस्कुराहट उछालते हुए कमरे से बाहर निकली। पीछे मरियम उन डब्बों को छूकर देखने लगी। उसकी चलती उंगलियां एक लाल रंग के कागज़ के डब्बे पर रुकी जिस पर कार्ड लगा हुआ था। उसने वो कार्ड अलग करते हुए अपने सामने किया जिसके ऊपर लिखा था, इसमें एक ड्रेस है, शाम को वो पहनकर रेडी रहना, मैं लेने आऊँगा तुम्हें। मरियम ने वो कार्ड पढ़ते हुए उसे बेड पर रखा। उसके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कान उभरी। उसे अच्छा लगा था बारान का यूं उसका ख्याल रखना। उसने वो डब्बा उठाया और उसे खोलना शुरू किया। मरियम ने उस डब्बे को खोला तो एक खूबसूरत सा सुर्ख रंग का जोड़ा उसने नफासत से लिपटा हुआ था। मरियम ने धीरे से उस जोड़े को छुआ और उसे साइड पर रखते बाकी सामान देखने लगी। बारान ने उसे शादी के हर फंक्शन के लिए जोड़े भिजवाए थे, जिनके साथ मैचिंग जूते और ज्वेलरी भी नफासत से रखी गई थी। मरियम धीरे धीरे सारे सामान को देखती गई। शाम का साया गहरा हो रहा था। शाम का साया एक मुनफरिद एहसास वक्त की अक्कासी करता है, जो न सिर्फ फितरत के रंगों में बल्कि इंसान की नफ्सियात में भी गहरा असरात छोड़ जाता है। जब सूरज गुरूब की दहलीज पर कदम रखता है तो आसमान की रंगत में एक अजीब सा तागिर आ जाता है, जैसे ज़मीन और आसमान के दरमियान एक खामोश गुफ्तगू हो रही हो। हवा में एक हल्की सी सर्द मेहरबानी होती है जो दिल में बेक वक्त सुकून और मलाल की एक अजीब सी कैफियत पैदा करती है। दरख्तों के साए लंबे होकर ज़मीन पर एक तारीक पर्दा डालते हैं, जैसे वक्त ने खुद को धीरे धीरे छुपाना शुरू कर दिया हो। ये शाम का साया
نہ صرف قدرت کا خوبصورت منظر ہے بلکہ ایک فلسفانہ سوالات کی گہرائی میں گوتہ زن ہونے کا لمحہ بھی ہے۔ ہر زاویہ، ہر رنگ اور ہر درخت کے حرکت میں ایک کہانی چھپی ہوتی ہے جو زندگی کی پیچیدگیوں، فانی ہونے اور ابدیت کی آرزو کے درمیان ایک پل کی مانند دکھائی دیتی ہے۔ اس سائے میں انسان کا دل اپنی تنہائی اور داخلی کشمکش کا عکاس محسوس کرتا ہے، جیسے یہ دنیا اور خودی کے درمیان ایک بگڑی ہوئی ہم آہنگی کا اشارہ ہو۔ باران اپنے کہے کے مطابق مریم کو لینے کے لیے سلطان حویلی پہنچ چکا تھا۔ عائشہ سلطان نے اسے اندر آنے کے لیے اصرار کیا مگر اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا، نہیں آنٹی، بس آپ مریم کو بھیج دیں، ہمیں دیر ہو جائے گی۔ باران احترام سے بولا، چلو جیسے تمہیں مناسب لگے، وہ بس آ رہی ہیں۔ عائشہ سلطان بولتے اس سے گھر والوں کی خیریت دریافت کرتے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ باران مریم کا انتظار کرتے ہوئے گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگاتے کھڑا تھا کہ اتنے میں مریم باہر آئی اور باران کی طرف بڑھی۔ وہ اس کے دیے ہوئے سرخ جوڑے میں ملبوس تیار ہو کر اس کے سامنے آئی، جس میں وہ آسمان سے اتری کوئی اور معلوم ہوتی تھی۔ وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی اور اسے پکارا، باران۔ باران نے آنکھ اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی آنکھیں جھکنے سے انکاری ہوئی۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ ایک لمحے کو اس کی دھڑکن رکی اور اگلے ہی لمحے اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل اچانک گدگدانے لگا تھا اور سانسیں بھاری ہونے لگی تھی۔ تازہ گلاب، اس کی زبان سے جملہ ادا ہوا۔ مریم حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ باران خود پر لعنت بھیجتا ہوا نظریں جھکاتا سیدھا ہوا، ایک بار پھر نظریں اٹھانے کی غلطی کی اور نظریں پھر ساکت ہوئی۔ کیا تھا یہ؟ نفرت؟ انتقام؟ نہیں تو پھر محبت؟ ہاں محبت تو ہو چکی ابتدا، ہاں ہو چکی۔ باران اسے محبت سے دیکھ رہا تھا کہ مریم نے اس کے قریب آتے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ کہاں کھو گئے؟ باران ہوش کی دنیا میں لوٹا تو اس نے فوراً سے پہلے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ کچھ نہیں، چلو۔ باران اسے پیسنجر سیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، حالانکہ وہ اب تک اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالنے میں لگا تھا۔ اس نے آگے بڑھتے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولا اور مریم کو اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مریم خاموشی سے اندر بیٹھی تو اس نے آرام سے دروازہ بند کیا۔ اسے گاڑی میں بٹھاتے وہ خود گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آن بیٹھا اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جادو کر رہی ہو نا تم مجھ پر مدھو مکھی؟ باران نے اس سے سوال کیا تو بے ساختہ مریم کی نظریں جھکی۔ باران نے سکون سے اس خوبصورت منظر کو دیکھا۔ کچھ دیر وہ مزید اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے گاڑی اسٹارٹ کرتے گیٹ سے باہر نکالی۔ کچھ دیر ان کے بیچ خاموشی حائل رہی، پھر مریم بولی، تم نے خواہ ہی اتنا تکلف کیا، اس سب کی ضرورت نہیں تھی، میں ویسے بھی آج شاپنگ کے لیے جا ہی رہی تھی۔ مریم مروت سے بولی، اس میں تکلف کی کیا بات ہے، تم بیوی ہو میری اور تمہاری ہر ضرورت میری ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری نبھانے میں تکلف کیسا؟ باران ڈرائیونگ سیٹ کی طرف ہی متوجہ ہو کے بولا، لیکن ابھی رخصتی تو نہیں ہوئی نا، ابھی تو صرف نکاح ہوا ہے۔ مریم نظریں اپنی گود میں رکھتے ہوئے بولی، تو پھر تمہاری نظر میں نکاح کوئی چیز نہیں ہے؟ اگر میں بغیر نکاح کے تمہیں رخصت کروانے آ جاتا تو تم آ جاتی میرے ساتھ، یہ کہنا چاہتی ہو تم؟ باران ہنستے ہوئے بولا، اب میں نے یہ بھی نہیں کہا۔ مریم شرمندگی سے بولی۔ کچھ دیر پھر ان کے بیچ خاموشی حائل رہی۔ تم بدلے لگ رہے ہو، مریم اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی جو سامنے روڈ کو دیکھ رہا تھا۔ باران نے ایک گہری سانس بھری اور بولا، تھک گیا ہوں تم سے لڑ کر۔ باران تھکے ہوئے لہجے میں بولا، ابھی سے؟ مریم نے طنز کیا، ہاں ابھی سے۔ باران نے صاف گوئی کی کہ وہ ابھی سے اپنے ضمیر سے لڑ کر تھک چکا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مریم نے موضوع بدلتے سوال کیا۔ ڈیٹ پر، باران نے شرارت سے کہا تو مریم اچھل کر سیدھی ہوئی۔ کیا مطلب؟ مریم بولی، کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اب میں کیا اپنی بیوی کو ڈیٹ پر بھی نہیں لے کر جا سکتا؟ باران آئی برو اچکاتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولا، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا باران۔ اس نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں نامرد تو نہیں ہوں۔ باران شرارت سے بولتے ہوئے اس کی بولتی بند کر گیا تھا۔ مریم نے حیرت سے آنکھیں پھیری، اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اس نے خاموش ہونا ہی بہتر سمجھا۔ اس کے بعد تمام راستے ان کے بیچ خاموشی رہی۔ تقریباً 30 منٹ کے بعد اس کی گاڑی مونال کے سامنے رکی تھی۔ مریم نے چہرہ اٹھا کر باہر دیکھا اور پھر باران کو جو گاڑی میں سے نکلتا اب اس کی طرف کا دروازہ کھول رہا تھا۔ وہ اس وقت گرے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، کافی جاذب لگ رہا تھا۔ اس نے مریم کی طرف کا دروازہ کھولا اور اس کے سامنے اپنا سیدھا ہاتھ پھیلایا۔
मरियम ने कुछ देर उसकी फैलाई हुई हथेली को देखा, फिर उसने अपना हाथ उसकी हथेली पर रख दिया। बारान ने नरमी से उसे गाड़ी से निकालते हुए दरवाजा बंद किया और गाड़ी को लॉक करते हुए उसे लिए अंदर की जानिब बढ़ गया। अंदर पहुंचते ही एंट्रेंस पर मैनेजर खड़ा उनका मुंतजिर था। बारान को देखते ही आगे बढ़ते उसे सलाम किया। बारान ने सुबह ही एक प्राइवेट रूम बुक करवाया लिया था, जहां अब मैनेजर उन्हें लिए चल दिया था। वो दोनों उसके पीछे चल पड़े थे। मैनेजर उन्हें रूम में छोड़ते हुए मरोवतन कुछ बातें करता रूम से बाहर निकल गया था। रूम में नीम रोशनी थी, जिसमें आधे से ज्यादा रोशनी मोमबत्तियों से फैला रखी थी। जगह जगह फूल रखे गए थे, जिनकी खुशबू माहौल को बोझिल बना रही थी। कमरे में दरमियान में एक गोल मेज और 2 कुर्सियां रखी गई थी, जिनको सफ़ेद कपड़ों की मदद से खूबसूरती से सजाया गया था, और टेबल पर एक जहाजी साइज का खूबसूरत सा लाल गुलाबों का गुलदस्ता रखा गया था। बारान ने आगे बढ़ते हुए वो गुलदस्ता उठाते मरियम की तरफ बढ़ाया। ये ताज़ा गुलाब तुम्हारे लिए, लेकिन यकीन करो तुम्हारे सामने ये गुलाब अपनी ताजगी बरकरार नहीं रख पा रहे। बारान बोझल आवाज में बोला। मरियम के गाल बेसाख्ता देखने लगे थे। उसने आगे बढ़ते हुए उससे वो गुलदस्ता लिया और मुस्कुराते हुए उन ताज़ा गुलाबों को छूकर देखने लगी। गुलाब भी शायद मुस्कुरा रहे थे। थैंक यू बारान, मरियम ने मरोवतन कहा, और बारान सर अस्बात में हिलाते हुए आगे बढ़ते उसके हाथ को मजबूती से थामते उसे कुर्सी पर बैठा गया और फिर उसके बिल्कुल सामने बड़ी चेयर पर आ बैठा। वो दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे। फिर बारान बोला, चलो मेन्यू डिसाइड कर लेते हैं। बारान मेन्यू कार्ड उठाते हुए बोला। कुछ देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और एक वेटर ड्रिंक्स लिए अंदर आया और उन्हें सर्व करता मेन्यू लेता कमरे से बाहर निकला। तो फिर पसंद आया तुम्हें ये सब? बारान बात का आगाज करते हुए बोला। सब कुछ बहुत अच्छा था। मरियम एक सीट लेते हुए बोली। अगर तुम शादी पर वो सब पहनोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। बारान बोला। वाकई? मरियम ने कंफर्म करना चाहा। हाँ ना, बारान बोला। मैं ज़रूर पहनूंगी, मरियम मुस्कुराते हुए बोली। तो वो भी मुस्कुरा दिया। उन दोनों ने ड्रिंक्स खत्म करते ग्लास को साइड टेबल पर खिसका दिया और एक दूसरे को देखने लगे। बारान कुछ देर उसे देखता रहा, फिर जैसे एकदम उसे कुछ याद आ गया था। हाँ, याद आया, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, बारान ने कहते साथ ही जेब से एक लिफाफा निकाला और मरियम की तरफ बढ़ाया। मरियम ने हैरत से उस लिफाफे को देखा और फिर बारान को। ये क्या है? मरियम ने इस्तफसार किया। ये तुम्हारा हक मेहर, बारान आहिस्तेगी से बोला, जबकि मरियम की ज़बान तालू से जा चिपकी। लेकिन ये किस लिए? मरियम बगैर लिफाफे को पकड़े बोली। किस लिए क्या मतलब? तुम्हारा हक है ये, बारान हनूस लिफाफे को पकड़े बोला। लेकिन मैंने तुमसे कोई मुतालबा नहीं किया, मरियम मरोवतन बोली। तुम अगर मुतालबा नहीं करोगी तो क्या मैं तुम्हें तुम्हारा हक नहीं दूंगा, बारान बोला। लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, तुम उसे अपने पास रखो, मरियम नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली। हक जिसका होता है उसी को दिया जाता है ना, कि अपने पास रखा जाता है। तुम अब मेरी बीवी हो और मैं शोहर हूँ। ये तुम्हारा हक है और मैं किसी का हक अपने पास नहीं रखता। तुम तो फिर बीवी हो मेरी। बारान लिफाफा उसके सामने रख गया। बारान, तुम अजीब हो, मरियम आखिर हार मानते हुए लिफाफा को कबूल कर गई। जैसा भी हूँ अब तुम्हारा हूँ, बारान मुस्कुराते हुए बोला। तो वो भी मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद ही खाना आ चुका था। उन दोनों ने सुकून से खाना खाने के साथ इंसाफ किया और फिर बारान ने चाय के साथ मीठे का ऑर्डर दिया। कुछ ही देर में चाय आ चुकी थी। चाय सर्व करते वक्त गलती से वेटर से थोड़ी सी चाय मरियम के कपड़ों पर गिर गई। आई एम सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो वेटर घबराते हुए बोला। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मरियम नरमी से बोली। आई एम सॉरी सर, वो अब बारान से बोला। कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है, बारान भी नरमी से बोला। तो वेटर कमरे से बाहर निकला। बारान ने मरियम को देखा जो टिश्यू से कपड़े को साफ कर रही थी और फिर उसने बारान की तरफ देखा। मैं ज़रा वॉशरूम से होकर आती हूँ, मरियम बारान से बोलते हुए अपनी जगह से खड़ी हुई। मैं साथ चलूँ, बारान उसके साथ खड़े होते हुए बोला। नहीं, मैं चली जाऊँगी, मरियम बोलते साथ ही बाहर निकली, जबकि बारान सर अस्पात में हिलाते वापस अपनी जगह पर आ बैठा। हातिम उस वक्त डॉक्टर उमेरा लोधी के केबिन में बैठा उस फाइल को देख रहा था जो उसके बिल्कुल सामने पड़ी थी। उसके चेहरे पर इस तरह फैला था। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, कितने चांसेस हैं? हातिम हिम्मत करते हुए बोला, ज़्यादा नहीं है, यही कोई 8-9 महीने। ऑपरेट करना पड़ेगा मगर क्या? हातिम बोला, डोनर की ज़रूरत होगी। ज़्यादातर इस केस में डोनर मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और अगर डोनर मिल भी जाए तो। डॉक्टर उमेरा कहते कहते रुकी। तो? हातिम ने तजस्सुस से पूछा। सर्जरी काफ़ी तकलीफदेह होती है, जिसकी वजह से अक्सर लोग डोनेशन के लिए इनकार कर देते हैं।
डॉक्टर मायूसी से बोली। हातिम ने गहरा सांस भरा। हातिम, हिम्मत करो, मसला अभी इतना बड़ा नहीं है। 9-10 महीने तो कहीं नहीं जाते, लेकिन इसके बाद सर्जरी मस्ट है। इंशाल्लाह डोनर मिल जाएगा, तुम फिक्र मत करो। डॉक्टर उमेरा ने उसे तसल्ली दी तो उसने सर इस्बात में हिलाया। वो कुछ देर बैठा रहा, फिर कुर्सी से उठता फाइल उठाता बाहर निकल गया। करामे मेंशन में शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी। अहमद सुबह का काम में लगा हुआ था। अभी बैठा था जहां मुराद किसी सोच में गर्क था। क्या सोच रहा है? अहमद मुराद से मुखातिब हुआ तो मुराद अपनी सोचों से बाहर निकलता उसे देखने लगा। नहीं, कुछ खास नहीं, मुराद सर झटकते हुए बोला। ये बारान नजर नहीं आ रहा। अहमद इधर उधर नजर दौड़ाते हुए बोला। डेट पर गए हुए हैं जनाब, मुराद तंजिया बोला। डेट पर? किसके साथ? अहमद हैरानगी से बोला। जाहिर है अपनी मनकुहा के साथ, मुराद बोला, जबकि उसकी बात सुनते ही अहमद के लब ओ की सूरत ढले। साला पता नहीं क्या चाहता है, मुराद हंकारा भरते हुए बोला। क्या मतलब? अहमद फट से बोला। मुराद ने एक गहरी सांस भरी और बोला, ट्रैप कर रहा है वो उसे। मुराद अफसोस से बोला। किसे? मरियम को? क्यों और कैसे? अहमद ने एक साथ इतने सवाल कर डाले। वो उसे जानबूझकर लेकर गया है ताकि मरियम उससे उम्मीदें वाबस्ता कर लें और फिर बारान उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दे। वो उसे ट्रैप कर रहा है, उसे तोड़ने के लिए, मुराद संजीदगी से बोला। तो अहमद ने हैरत से उसे देखा। लेकिन मरियम ने उसका क्या बिगाड़ा है? वो क्यों ऐसा कर रहा है उसके साथ? अहमद भी अफसोस के साथ बोला। जनाब को न जाने कौन से बदले याद आ गए हैं जिनका हिसाब वो लेना चाह रहा है। मुराद सर झटकते हुए बोला। मैं उसे कई बार बावर करवा चुका हूँ कि अपने कदम यहीं रोक ले, वरना बाद में बहुत पछताएगा। अल्लाह हिदायत दे, हम क्या कह सकते हैं? वो कंधे उचकाते हुए बोला। हिदायत? हाँ हिदायत, सबको नहीं मिलती। क्यों? अकल किसके लिए दी है? गौर व फिक्र के लिए। हाँ तो फिर हिदायत भी तो मिलती है। हिदायत हर किसी के लिए नहीं होती, तो फिर किसे मिलती है? जो हिदायत लेना भी चाहे, और अगर ना चाहे तो अल्लाह भी नहीं चाहता। क्या? हिदायत देना? और अगर दुआ करे तब भी नहीं? दुआ? हाँ दुआ तो मोहम्मद ने भी की थी। अल्लाह भी काबिलियत देखता है। काबिलियत? हाँ काबिलियत। किसकी काबिलियत? हिदायत लेने की काबिलियत। और अगर काबिल हो तो उमर बिन अल-खत्ताब, अगर ना हो तो उमर बिन हशाम, काबिल हो तो शहादत, ना हो तो हिलाकत, काबिल हो तो गुलो गुलजार, ना हो तो कहर संकार। मरियम वॉशरूम से अपने कपड़े के मुतासरा जगह को साफ करते बाहर निकली तो वो अपने ख्यालात में चलती जा रही थी कि सामने से आते एक शख्स से बुरी तरह टकराई और वो आदमी अपनी जगह से जरा भी ना हिला, मगर मरियम बुरी तरह लड़खड़ा गई थी। आई एम सॉरी मैं, उसके बाकी अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। उस आदमी ने चेहरे पर काला मास्क पहन रखा था और उसकी सियाह आंखों में एक कहर रोशन था जो माजी के एक दर्दनाक पन्ने की झलक थी। सियाह आंखें, हाँ वही सियाह आंखें, माजी का अक्स, हाँ माजी का अक्स। मरियम की सांस उखड़ने लगी। सामने खड़े उस शख्स को वो महज आंखों से भी पहचान सकती थी। खौफ से उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। वो बामुश्किल अपने कदमों पर खड़ी थी, जबकि वो शख्स किसी पहाड़ की तरह उसके सामने खड़ा था। मरियम हिम्मत मुस्तमा करते हुए उसके साइड से भागी। उसकी चाल में लड़खड़ाहट थी, सांस उखड़ रहा हुआ था। वो नहीं जानती थी कि वो भाग रही है, बस वो भाग रही थी और अंधाधुंध भाग रही थी कि उसके आंखों के सामने माजी का अक्स बार बार सरगोशी करता नजर आ रहा था। वो भाग रही थी कि बारान जो किसी ख्याल के तहत बाहर आया था, मरियम को भागता देख उसके पीछे लपका और जल्दी से उसका बाजू पकड़ते अपने सामने क्या। मरियम क्या हुआ है, तुम डरी हुई क्यों हो? बारान उसे बाजू से पकड़ते तकरीबन झिंझोड़ते हुए बोला। आसपास के तमाम मखलूकात मतवस्सा हुई। बारान वो वहाँ है, वो मुझे मार देगा। मरियम टूटे फूटे अल्फाजों के साथ खौफ से बोली। कौन है वहाँ? बारान उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरते हुए बोला। वही बारान, वो मुझे मार देगा जैसे उसने आप ही को मारा था। मरियम बिखरे हालात में खौफ से बोली। मरियम मेरी तरफ देखो, कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरी तरफ देखो, मैंने कहा मेरी तरफ देखो। बारान उसका चेहरा हाथों में पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। बारान उसे रिलैक्स करते हुए बोला। वो कुछ ही देर में रिलैक्स हो गई। प्लीज़ चलो यहाँ से, मरियम उससे लगते हुए बोली। हाँ हम चलते हैं, बारान उसे उठाते हुए बोला।
बारान उसे वापस प्राइवेट रूम में लाते कुर्सी पर बैठ गया था और उसे पानी पिलाते कुछ रिलैक्स किया, लेकिन वो बच्चों की तरह बार बार एक ही बात कही जा रही थी। बारान ने पेमेंट की और मरियम का सामान उठाते मरियम को अपने बाजू के हल्के में लेते हुए होटल से बाहर निकला। उसे गाड़ी में बिठाते वो अपने साइड का दरवाज़ा खोलते बैठा और मरियम की जानिब देखा, जो अब तक खौफ से कांप रही थी। बारान ने गाड़ी को रिवर्स किया और आगे को बढ़ाया। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक सुनसान जगह पर रुकी, जहाँ मुश्किल से इक्का दुक्का गाड़ियाँ गुजर रही थी। मरियम अभी तक डर कर जेर असर थी। बारान ने गाड़ी को ब्रेक लगाते एक गहरी सांस भरी और मरियम की तरफ मुड़ते हुए उसे बाजू से पकड़ते झटके से उसे अपने साथ लगा गया। मरियम इस अचानक अफ्ताब पर बौखलाई, मगर खुद को बारान के हिसार में पाते जैसे जब्त के तमाम बंद टूटे थे और वो फूट फूट कर रोने लगी। बारान सख्ती से उसे खुद में भीजते हुए उसकी पीठ थपकता रहा। जब मरियम के दिल का गुबार हल्का हुआ तो उसके रोने में कमी आई। उसने बारान के बाजू में अपना चेहरा पूछा और उससे दूर होकर बैठ गई। मरियम। बारान ने उसका कंधे पर हाथ रखते हुए पुकारा। मरियम ने उसकी तरफ देखा। सब ठीक है? बारान ने उसे बावर करवाया तो वो सर अस्बात में हिला गई थी, मगर अंदर का तूफान मजीद शिद्दत इख्तियार कर चुका था। बारान को एक अजीब मलामत ने आन घेरा था। वो मरियम को देखता तो उसे कहीं से भी वो मरियम नहीं लगती थी जो कुछ अरसा कबल उसके सामने खड़ी थी, उसके मुकाबले पर थी, मगर आज वो कोई टूटी हुई बिखरी हुई मरियम को देख रहा था। बारान ने एक गहरी सांस हवा के सुपुर्द की और गाड़ी के सुल्तान हवेली के रास्ते पर डाला। वक्त की पाबंदी एक ऐसी मखलूक है जिसे हम सब पसंद तो करते हैं, मगर जैसे ही उस पर अमल करने की बारी आती है हमें अचानक याद आता है कि दुनिया में और भी कई ज़रूरी काम हैं। मसलन जूतों के तस्वीर ठीक करना, मौसम के बदलने पर फलसफानियाँ गौर व फिक्र करना, या फिर बस यूं ही खला में घूरना। अगर वक्त की पाबंदी एक इंसान होती तो यकीनन वो हर रोज़ वक्त पर आकर दरवाजे पर दस्तक देता और हम अंदर से चीख कर कहते बस 2 मिनट, जो कि साइंसी तौर पर कम से कम 20 मिनट के बराबर होता है। जिन लोगों को वक्त पाबंदी की आदत होती है उन्हें बाकी दुनिया अजीब मखलूक समझती है। ये वो लोग हैं जो शादी पर कार्ड पर दिए गए वक्त पर पहुंच जाते हैं और फिर खाली हॉल में बैठकर ये सोचते हैं कि आया वो किसी और की शादी में तो नहीं आ गए। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ कहकर 1 घंटे बाद आते हैं। वो वक्त की बेइज्जती को एक फ़न का दर्जा दे चुके होते हैं। उन लोगों का क़यामत के दिन अलग से हिसाब होगा, मगर वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। उसी तरह वक्त अपनी चाल चलता गुजर चुका था और शादी के दिन भी आ चुके थे। आज मेहंदी का फंक्शन था और सब लोग भाग दौड़ में लगे हुए थे। कराबे मेंशन में इस वक्त मोहम्मद साहब परेशानी के आलम में लाउंज में बैठे थे, क्योंकि उनका होनहार बेटा अब तक घर नहीं पहुंचा था। उनके साथ ही रब्बाब कराबे बैठी थी। पता नहीं मेरे कौन से गुनाहों की सज़ा है ये नालायक। मोहम्मद साहब आखिर तंग आकर बोले, तो आप फ़ोन करके पता करें ना। रब्बाब बेगम बोली, घंटा हो गया है, फ़ोन मिला कर थक गया हूँ। बेगैरत के 5 मिनट ही ख़त्म नहीं हो रहे। मोहम्मद साहब चिढ़कर बोले। इतने में बारान लॉन्च में दाखिल होते सोफे पर विराजमान हुआ। क्या हुआ, नहीं आया अभी तक? बारान ने बैठते के साथ ही पूछा। नहीं बेटा, तुम पता करो ज़रा उस नालायक का। मोहम्मद साहब बोले, जी बाबा मैं करता हूँ पता। बारान कहते साथ ही अपनी जगह से उठा और वो अभी जाने के लिए मुड़ा ही था कि जिहान दाखिली दरवाजे से लॉन्च में दाखिल हुआ। बारान उसे देखकर रुका और एक गहरी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। उसके डिम्पल्स भरपूर तरह से चमके थे। ले आ गए वक्त। बारान उसकी तरफ इशारा करते हुए तंज़िया अंदाज में बोला। जिहान शर्मिंदा होता हुआ फीकी सी मुस्कुराहट लिए मोहम्मद साहब के सामने जा खड़ा हुआ। बारान दिलचस्पी से उस मंजर को मुलाहिजा फरमाने लगा। इनविटेशन मिल गया था आपको? मोहम्मद साहब थोड़ी देर हाथ रखते हुए बोले कि बेसाख्ता बारान की हंसी छुटी। जी बाबा मिल गया था। जिहान बेशर्मों की तरह बोला। शटअप और दफा हो यहाँ से, शाम को फंक्शन है और लाट साहब के टसन ही खत्म नहीं हो रहे। मोहम्मद साहब भड़क ही तो गए थे। जी बाबा, जिहान कहते साथ ही अपने कमरे की तरफ बढ़ा। पीछे मोहम्मद साहब बस कुड़कर रह गए। नालायक। मोहम्मद साहब कुड़कर बोले। छोड़े ना बाबा। बारान वापस से सोफे पर आकर बैठते हुए बोला, तुम्हारी ही शय का नतीजा है। मोहम्मद साहब बारान से बोले तो बारान ने मासूमियत से उन्हें देखा। अस्सलामुअलैकुम। वो सब एक दूसरे की शक्लें देखने में ही मशगूल थे कि दाखिली दरवाजे से उन्हें एक भारी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी।
उन्होंने गर्दन मोड़कर उस शख्स को देखा तो बेसाख्ता उन सब के चेहरे खिल उठे थे। तीखे मर्दाना नकूस के साथ सियाह गहरी आंखें, सावली रंगत और सर के सियाह बालों में कहीं कहीं सफेदी नुमाया। बेशक वो बहुत हैंडसम लगता था। जियान, मोहम्मद साहब अपनी जगह से खड़े होते हुए बोले और जाकर उसके गले से लगे। बारान और रब्बा बेगम भी मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ी और उससे मिली। शुक्र है भाई, तुमने अपनी शक्ल तो दिखाई, मोहम्मद साहब बोले। बस क्या करूं चाचू, लौट कर तो यहीं आना था मुझे। जियान उनसे अलग होते हुए बोला। वो और कोई नहीं, जियान काराबे था, काराबे मेंशन का एक और वारिस, जिसकी पहचान और मोहब्बत को शम्स पैलेस के दरो दीवार में दफन कर दिया गया था। शम्स पैलेस? मोहम्मद का मकबरा? हाँ वही। जियान दादाजी के सबसे बड़े बेटे महमूद काराबे का इकलौता बेटा था, जो 15 साल कबल पाकिस्तान को खैराबाद कहकर बैरून मुल्क मकीम हो चुका था, मगर अब उसे लौटना ही पड़ा था बहुत सी वजूहात की बना पर। वजूहात? हाँ वजूहात। कैसी वजूहात? मोहब्बत। मोहब्बत? हाँ मोहब्बत। शाम अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते दिन के उजाले को मध्यम करती आसमान पर छा चुकी थी। मेहंदी की दुल्हनें तैयार होने सलून गई हुई थी तो मर्द हजरात तैयार होकर हॉल पहुंच चुके थे। कुछ ही देर में मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो जाना था। शाम की मध्यम रोशनी उसके कमरे की खिड़की से दाखिल हो रही थी, मगर कमरे में मौजूद तेज रोशनी के मुकाबले में निहायत बोसीदा मालूम होती थी। हाय 7 बज गए, जैनब आंखों में काजल की धार डालते हुए बोली। वो उस वक्त हल्के पीले रंग के जोड़े में मलबूस गेंदे का फूल लग रही थी। जैनब, कमरे में उसकी मां दाखिल होते हुए बोली। जी मामा, जैनब उनकी तरफ बढ़ते हुए बोली। माशाअल्लाह, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है, उसकी माँ उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली। जैनब की मुस्कुराहट गहरी हुई। चले मामा, मैं बस निकलती हूँ, देर हो जाएगी, जैनब एक नज़र खुद को आईने में देखते हुए बोली और अपना सामान उठाते अपनी माँ से मिलते बाहर निकल गई। उसके कैब बुक करवाई थी। उसने सीधा हॉल ही जाना था क्योंकि दानी ने उसे सीधा हॉल ही आने का बोला था। मरियम उस वक्त अपने कमरे में मुकम्मल तैयार हुई अब अपनी हिल के साथ उलझी हुई थी, जो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। घर में सब लोग हॉल जा चुके थे, मरियम ने खुद ही जाना था। वो अभी अपनी हिल से ही उलझी थी कि उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। मरियम के माथे पर बल पड़े। कौन है? मरियम ने आवाज़ लगाई। मैं हूँ, मधुमक्खी, बारान दूसरी तरफ से बोला। मरियम के चेहरे का रंग जर्द हुआ। आ जाओ। मरियम ने अपने पैर को फर्श पर रखा जिसमें हील अभी तक बंद नहीं हुई थी। बारान कमरे का दरवाज़ा धकेलते अंदर दाखिल हुआ। मरियम उस वक्त उसके भेजी हुई पीली साड़ी में मलबूस थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी, जबकि बारान उस वक्त सफ़ेद कमीज सलवार में मलबूस निहायत पुरकशिश लग रहा था। बारान कदम कदम चलता उसके सामने जा खड़ा हुआ। मरियम सोफे पर ही बैठी गर्दन उठाकर बारान को देखने लगी। बारान कुछ देर उसे देखता रहा, फिर बोला, सच सच बताओ, कौन सा जादू कर रही हो मुझ पर? बारान गर्दन झुकाए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मोहब्बत का जादू। मरियम खुली हुई हील के साथ खड़ी होते हुए मुस्कुराहट के साथ बोली, मगर फौरन लड़खड़ाते हुए सोफे पर गिरते कि बारान ने उसे बाजू से पकड़ते सहारा दिया। अच्छी खुशफहमी है, बारान ने जवाब दिया। अच्छा, मोहब्बत नहीं तो फिर क्या हूँ मैं? तुम्हारे लिए क्यों ख्याल रखते हो इतना? मरियम ने आखिर आज पूछ ही लिया। बारान कुछ देर उसे देखता रहा। क्या हुआ, तुमसे ये एक हील नहीं बंद हुई? बारान उससे नजर चुराता हुआ मौजू बदल गया। नहीं, बस होने ही वाली थी, फिर तुम आ गए, मरियम बोलते साथ ही वापस सोफे पर जा बैठी और हील की स्ट्रिप को बंद करने की कोशिश न करने लगी, जिसमें कामयाब भी हुई थी। हील को बंद करते वो दोबारा खड़ी हुई और बारान की तरफ देखा। मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ, मरियम उसकी आंखों में देखते हुए बोली। अच्छी बात है, लेकिन मोहताज तो है हम, तुम मेरी और मैं तुम्हारा। बारान भी उसी के अंदाज में बोला। मरियम खामोश हुई। बारान कुछ देर उसकी आंखों में देखता रहा, मगर फौरन ही नजरें फेर गया। उसकी आंखों में कोई जादू था जिसके असर से बचने के लिए वो उसके आंखों में देखने से परहेज करता था। मैं कुछ लाया था तुम्हारे लिए, बारान उससे नजरें फेरते अपनी कमीज की जेब से हाथ डालते हुए बोला। फिर से? मरियम हंसते हुए बोली तो बारान भी मुस्कुरा दिया। बारान ने जेब से एक मखमली डिब्बी निकाली और उसके सामने की। इसमें क्या है? मरियम ने तजस्सुस से पूछा। खुद देख लो, बारान डिब्बी उसके सामने करते हुए बोला। मरियम ने उसके हाथ से डिब्बी लेते हुए उसे खोला तो उस डिब्बी में एक नफीस सा सोने का लॉकेट था, जिसके ऊपर महारत से मरियम बारान लिखा हुआ था। उसके नाम के ऊपर छोटे छोटे हीरे जड़े हुए थे। मरियम ने तिलस्मती अंदाज में उसका लॉकेट को छुआ था।
और फिर बारान को उसकी आंखों में मुस्कुराहट थी। कैसा लगा? बारान ने पूछा। ये बहुत खूबसूरत है बारान, मरियम खुशी से बोली। चलो मैं पहना देता हूँ, बारान लॉकेट को उठाते हुए बोला। मरियम ने उसके सामने अपनी गर्दन सीधी की। बारान ने लॉकेट का हुक खोला और मरियम की गर्दन में लॉकेट सजाते हुए पीछे से लॉकेट का हुक बंद किया। परफेक्ट, बारान लॉकेट को उसकी गर्दन में देखते हुए बोला। थैंक यू, मरियम बोली। प्लीज़ इसको कभी उतारना मत, बारान ने दरख्वास्त की तो मरियम ने सर इस्बात में हिलाया। अब चलें, बारान बोला। हॉल चलो, मरियम मुस्कुराते हुए उसके आगे चल दी। बारान मुस्कुराते हुए बालों में हाथ फेरता उसके पीछे चल दिया। सब लोग हॉल पहुंच चुके थे। पूरे हॉल को बहुत खूबसूरती और नफासत से सजाया गया था। हर तरफ पीले और सुर्ख फूलों से सजावट की गई थी। स्टेज को काफ़ी बड़े पैमाने पर सजाया गया था। मर्द और औरतों का अलग अलग इंतजाम किया गया था। लड़कियों की तरफ मेहमानों की औरतें और सुल्तान हवेली और काराबे मेंशन की तमाम औरतें और लड़के मौजूद थे, जबकि मर्द हजरात लड़कों वाली साइड पर मौजूद थे। मेहंदी के तमाम लड़कों ने सियाह कमीज शलवार जेबतन किया हुआ था, जिनमें वो लोग किसी रियासत के शहजादे लग रहे थे। तो दूसरी तरफ जिहान ने बारान की देखा दिखाई में सफ़ेद शलवार कमीज पहनी हुई थी। बाजू के कफ कोहनी तक फोल्ड किए हुए थे और कमीज के ऊपर 2 बटन खुले हुए थे और बालों को तरतीब सेट किया हुआ था, जिसमें वो निहायत हैंडसम लग रहा था। दूसरी तरफ लड़कियों की तैयारियां भी कुछ कम ना थी। अफनान ने और बीज रंग की खूबसूरत मैक्सी पहनी हुई थी और साथ मैचिंग ज्वेलरी और लाइट मेकअप में खूबसूरत लग रही थी। दूसरी तरफ एशल ने लाइट पिंक लहंगा चोली पहनी थी और लाइट मेकअप किया हुआ था, जिसमें वो कोई मासूम सी गुड़िया लग रही थी। दानिल ने पीले रंग का शरारा और चोली पहनी हुई थी, जिसके साथ उसने फूलों से बने जेवरात पहने हुए थे। मेकअप के नाम पर लाइट सी लिपस्टिक और आंखों पर मस्कारा लगाया हुआ था, जिसमें वो कोई नाजुक सी परी लग रही थी। इधर दालान और समरत ने एक जैसे ग्रे रंग की मैक्सी पहनी हुई थी, जिसमें वो लाइट मेकअप के साथ निहायत पुरकशिश लगती थी। उधर महापारा और मिशन ने शॉकिंग पिंक कलर का लहंगा चोली पहनी हुई थी, जिनके डिज़ाइन अलग अलग थे। जेबतन के फूलों से बनी ज्वेलरी और लाइट मेकअप में वो कयामत ढा रही थी। तो उन सब से मुख्तलिफ माहिर ने सफ़ेद रंग का शरारा और चोली पहने, कान में छोटे छोटे झुमकियाँ पहने, माथे पर टीका सजाए और मेकअप के नाम पर हल्का सा ग्लॉस लगाए, अपने लंबे भूरे बालों की चुटियां बनाए। वह सादगी में भी आसमान से उतरी हुई कोई और मालूम होती थी। फरहान अभी अभी हॉल पहुंचा था, उसके साथ हीर और मुस्तफ़ा भी थे। फरहान उस वक्त हल्के पीले रंग की कमीज शलवार जेबतन किए हुए निहायत पुरकशिश लगता था, तो दूसरी तरफ मुस्तफ़ा ने भी उसके साथ मैचिंग की हुई थी। हीर सियाह लॉन्ग फ्रॉक में मलबूस निहायत खूबसूरत लगती फरहान के दिल में उतर रही थी। हान, मरियम आई है क्या? हान, मरियम आई है क्या? मुस्तफ़ा ने अपने तोतले लहजे में बोला कि बेसाख्ता हीर ने अपनी हंसी दबाई, क्योंकि मुस्तफ़ा को मरियम से पहली नज़र की मोहब्बत हो गई थी और वह तब से एक ही रट लगाए हुए था कि वो बड़ा होकर मरियम से शादी करेगा। जिस पर फरहान का चेहरा सुर्ख हुआ, मगर उसने बच्चे समझ कर जाने दिया। मगर उसे क्या पता था कि मुस्तफ़ा तो पक्का होकर बैठा है। ओए ठरकी साले, मेरी बहन का नाम न ले, फरहान उसकी तरफ झुकते हुए बोला। लूदा नाम, मलियम मलियम मलियम, मुस्तफ़ा ज़िद्दी अंदाज में बोला कि फरहान के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। वो लगी इतना प्यारा रहा था। वो दोनों उसी नोक झोंक में लगे थे कि मोहम्मद साहब उनकी तरफ आए। अरे बेटा, यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर चलो शाबाश। मोहम्मद साहब उससे बोलते हुए हीर के सर पर हाथ रख गए और मुस्तफ़ा का गाल खींचा, जिस पर मुस्तफ़ा ने उन्हें गंदी आंखें दिखाई थी। फरहान ने सर इस्बात में हिलाता उनको लिए हॉल में दाखिल हुआ। मुस्तफ़ा को अब वो गोद में उठा चुका था, जिस पर मुस्तफ़ा बोला, उतारो मुझे नीचे। मुस्तफ़ा कसमसाते हुए बोला, नहीं उतारता, तमीज़ से यही रहे, ठरकी ना हो तो अभी जाकर किसी लड़की से चिमट जाएगा। फरहान उसके बात का जवाब देते हुए बोला, उतारो मुझे वरना। मुस्तफ़ा उसे धमकी देते हुए बोला, वरना क्या? फरहान ने इस्तफसार किया। मैं तुम्हें करेला खिला दूंगा, मुस्तफ़ा सुकून से बोला, जबकि फरहान का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसने फट से मुस्तफ़ा को गोद से उतारा, जिसने मौका का फ़ायदा उठाते हुए भागने की फरहान भी सर झटकता स्टेज की तरफ बढ़ गया, जबकि हीर आयशा सुल्तान के साथ बातें करने में मसरूफ़ थी।
मेहंदी की दुल्हन तैयार होकर ब्राइडल रूम में बैठी थी। माहिन अभी उनसे ही मिलती हॉल की तरफ आई थी। हॉल में दाखिल होते ही उसकी नज़र हीर पर पड़ी। हीर से मिलते वो दूसरी तरफ जाने लगी थी कि जिहान ने उसे आवाज़ देकर रोका। माही! जिहान ने उसे पुकारा तो उसने मुड़कर उसे देखा। जिहान की नज़र उस पर पड़ी तो उसके दिल की धड़कन 200 की स्पीड पकड़ी। जिहान खुद भी कम नहीं लग रहा था। बोलो, कोई काम था? माहिन अपनी टोन में बोली। नहीं, लेकिन सोचा तुमसे बात कर लूं, बहुत प्यारी लग रही हो। जिहान प्यार से बोला। पता है मुझे, माहिन अकड़ दिखाते हुए बोली। जिहान का मुंह खुला। वैसे अब हमारा निकाह हो चुका है तो तुम अब मुझसे दोस्ती ही कर ही सकती हो। जिहान नरमी से बोला। जब शर्त पूरी करोगे तब सोचूंगी। माहिन हनूस उसी अंदाज में बोली। तुमने बहुत संगदिल हो माही। जिहान रोनी सूरत बनाकर बोला। मेरा नाम माहिन है तो ये माही माही कहने की ज़रूरत नहीं है, और अगर मैं संगदिल हूँ तो तुम भी कम छिचोरे नहीं हो। माहिन तंज करते हुए बोली। क्या छिचोरी हरकत की है मैंने? शौहर हूँ तुम्हारा, फिर भी तमीज से बात कर रहा हूँ और तुम हो के सर पर ही चढ़ती जा रही हो। जिहान भी अब उसी अंदाज में बोला। शौहर नहीं, मनकू कहो। माहिन उंगली दिखाते हुए बोली। ज़्यादा फर्क नहीं है। जिहान बोला तो माहिन ने आंखें घुमाई। वो कहते मुड़ने लगी थी कि जिहान की बड़बड़ाहट उसके कानों में पड़ी। ज़बान दराज। क्या कहा तुमने? माहिन आंखें छोटी करते हुए बोली। क्या कहा? जिहान अकड़ाते हुए बोला। वही जो बड़बड़ा रहे थे। हिम्मत है तो मुंह पर बोलो ना। माहिन लड़ा के अंदाज में बोली। हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं डरता हूँ तुमसे? ये तो मेरी मेहरबानी है तुम पर, वरना तुम जैसी ज़बान दराज औरत को मुझ जैसा शरीफ और हैंडसम लड़का कहाँ से मिलना था? जिहान भी उसी के अंदाज में बोला। हैंडसम? हाँ, हैंडसम। शरीफ? बिल्कुल भी नहीं। माहिन हाथ जलाते हुए वहाँ से 9 तो 11 हो गई थी। पीछे जिहान बस खुलस कर रह गया था। जिहान नहीं, शरीफ जिहान। अस्तगफिरुल्लाह। सब लड़के स्टेज पर खुशगपियों में मगन थे कि जिहान भी उनकी तरफ बढ़ा। सब तहे दिल से उसे मिले थे। वो भी खुशी से उनके गले लगता उन्हीं के साथ खड़ा हो गया था। जिहान भाई, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? जिहान ने जिहान से सवाल किया, जिस पर जिहान के चेहरे का रंग फक हुआ, मगर वो बोला। हर किसी की किस्मत में ये खुशी नहीं होती जिहान। वो कर्ब से बोला था तो जिहान ने खामोश होना ही बेहतर समझा। बालाज कब से बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था जब दादाजी, अब्बा हुजूर और शहरों साहब उसी की तरफ आए। क्या हुआ बालाज, किसी की राह देख रहे हो? अब्बा हुजूर बोले। अपने दोस्त का, आप सबसे मिलवाना है उसको। बालाज मुस्कुरा कर बोला तो सबके माथे पर बल पड़े। मैं जरा देख कर आता हूँ। बालाज उनकी माजरत करता हॉल से बाहर की जानिब बढ़ा। बालाज हॉल से बाहर निकला ही था, सामने ही देखा तो जैन गाड़ी से बाहर निकल रहा था। उसके चेहरे पर एक भरपूर मुस्कुराहट उभरी। वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा। जैन भी उसे आता देख चुका था। वो भी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा। दोनों एक दूसरे के पास पहुंचे, जोर से गले लगे थे। कितने अरसे बाद मिल रहे हैं हम? बालाज उसके गले से अलग होते हुए बोला। जैन ने सर अस्बात में हिलाया। वो दोनों एक दूसरे के शाने पर हाथ रखते हुए खड़े थे कि उनके पास एक कैब आकर रुकी थी, जिसकी पिछली नशिस्त से ज़ैनब बाहर निकली और गाड़ी से निकलते पैसेंजर सीट के विंडो से ड्राइवर को 800 दिए। मैम, आपने 800 नहीं 1000 देने थे। ड्राइवर फट से बोला। किस चीज़ के 1000 देने थे भाई? मैंने जब कैब मंगवाई थी तो 800 ही थे। ज़ैनब कमर पर हाथ रखते हुए बोली। जैन और बाला दिलचस्पी से उस मंजर को देख रहे थे। मैम, आपको गलतफहमी हुई है, आपका 1000 ही बनता है। ड्राइवर फिर से बोला। मैं फराडी की सदा। ज़ैनब ने हाथ झलाया। मैम, आप गलत कर रही हैं, मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगा। ड्राइवर ने धमकी दी। किस पे उन्हें कंप्लेन करेगा? जावे जा, किसी और नू धमकी ला। ज़ैनब बोली। मुझे बदतमीजी करने पर मजबूर ना करें। ड्राइवर गुस्से से बोला। ए तमीज़ नाल मेरे मत्थे तेबे बेवकूफ़ नहीं लिखा है। गाज ज़्यादा चूचरा ना कर जे, तेरे पट्टे ने मैं जोंदे उथे मैं सब दे सामने तेनू लग समझ जारी दा। ज़ैनब पंजाबी लहजे में बोली। जैन और बालाज ने अपनी हंसी दबाई, जबकि ड्राइवर ऐसे था जैसे अभी रो देगा। निहायत ही कोई बदतमीज़ लड़की हैं आप। ड्राइवर बोला। हाँ चल तू एड्डा तमीज़दार, चोले किसे दापरवा मरकज से जाते। जैनब बोली तो अब की बार ड्राइवर ने वहाँ से जाना ही मुनासिब समझा, क्योंकि जैनब को बेवकूफ़ बनाना मुश्किल लग रहा था। जैनब ने उसके जाते ही मुड़ी तो सामने ही बालाज और जैन उससे नजरें हटाते अंदर की तरफ बढ़ने लगे थे। जैनब बालाज को देखकर उछली। सर सर, जैनब चिल्लाते हुए बालाज के पीछे भागी। बालाज अपने पीछे से आती आवाज़ पर रुका।
वो दोनों मुड़े तो ज़ैनब उनके सामने आ खड़ी हुई। सर, मैं ना आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैंने ना वोट भी आपको ही पार्टी को दी थी, प्लीज़ एक सेल्फी ले लें मेरे साथ, ज़ैनब फूली हुई सांस के साथ बोली। ज़ैन ने आईब्रो उचकाते हुए बलाज को देखा जो संजीदगी से ज़ैनब की बात सुन रहा था। जी क्यों नहीं, वैसे आप, मैं दानिन की दोस्त हूँ, पक्की वाली, ज़ैनब खुशी से बोली। अच्छा, बालाज बोला। ज़ैनब ने मोबाइल का कैमरा ऑन करते हुए बालाज को पकड़ाया तो बालाज ने उसके साथ एक सेल्फी बनाई। आप भी आ जाएं, कौन सा हमारी तस्वीर खराब हो जाएगी, ज़ैनब ज़ैन को देखते हुए बोली जो लाताल्लुकी से साइड पर खड़ा था। उसकी बात पर अजीब नज़रों से उसे देखता हुआ आगे को हुआ। बालाज ने सेल्फी बनाते हुए मोबाइल वापस उसे पकड़ाया। थैंक यू सर, ज़ैनब बोली। बालाज ने सर हिलाया। किस तरफ है फंक्शन, ज़ैनब ने पूछा। इस तरफ ब्राइडल रूम है, दानिन वहीं होगी, बालाज बोला। जी शुक्रिया भाई, ज़ैनब बोलती वहाँ से निकली, जबकि पीछे ज़ैन की हंसी छूटी। भाई, आखिर में भाई बना गई, ज़ैन ने उसका मजाक उड़ाया। हाँ तो अच्छी बात है, मुझे भाई बनाकर गई है, लेकिन तुझे उसने भाई नहीं बोला, बालाज शरारत से बोला। बकवास ना कर, ज़ैन आगे घुमाते हुए बोला। वो दोनों अंदर की जानिब बढ़ गए। ज़ैनब ब्राइडल रूम में दाखिल हुई तो सामने ही दानिन सजी सवरी बैठी थी। वो भागकर उसके गले से लगी थी। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है तू, ज़ैनब उससे अलग होते हुए बोली। आप सब बहुत प्यारी लग रही हैं, माशाल्लाह, ज़ैनब सबको देखते हुए बोली। तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो, अफनान बोली तो सबने उसके बात की तायद की। ज़ैनब शर्मीली मुस्कुराहट के साथ हंस दी। मैं ज़रा आंटी को मिलती हूँ, ज़ैनब बोली तो दानी ने सर अस्पात में हिलाया। ज़ैनब रूम से बाहर निकली, हॉल की तरफ बढ़ी। वो अपनी ही धुन में दुपट्टा बाजू के ऊपर सेट करते हुए जा रही थी कि जल्दबाजी में ज़ैन की पूछ से टकराई। ज़ैन वहाँ खड़ा बालाज का इंतजार कर रहा था जो किसी मेहमान को रिसीव करता मर्दों की तरफ छोड़ने गया था। ज़ैन इस अफ्ताब पर मुड़ा। नॉट अगेन, जिस होकर बोला। सॉरी, ज़ैनब शर्मिंदगी से बोली। तुम्हें चलने की तमीज़ नहीं है, ज़ैन चिढ़कर बोला। अरे तमीज़ नाल, ज़ैनब अपनी टोन में वापस आते हुए उंगली दिखाते हुए बोली। ज़ैन ने आंखें फाड़े उसे देखा। आज तक किसी लड़की ने उससे ऐसे बात नहीं की थी। किसी लड़की ने नहीं? कौन? अनुशे। ज़ैनब उसे नज़रअंदाज करती साइड से होती हुई अंदर की जानिब बढ़ी। इतने में बलाज उसकी तरफ आया और उसे लिए अंदर बढ़ा। ज़ैन का दिल अंदर से अजीब हो रहा था। वो उन सब का सामना नहीं करना चाहता था। क्यों? माजी। क्या माजी? लंबी दास्तान है, फिर कभी। वो दोनों हॉल में दाखिल हुए तो बहुत सी नजरें उन पर उठी थी। बालाज उसे लिए अब्बा हुजूर और दादाजी की तरफ बढ़ा। अब्बा हुजूर, बालाज ने उन्हें पुकारा तो दोनों बेसाख्ता मुड़े। उनकी नजरें बालाज के साथ खड़े ज़ैन पर पड़ी तो दोनों के चेहरे का रंग फक हुआ। तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई यहाँ आने की? दादाजी बोले। दादाजी प्लीज़, बालाज उनको खामोश कराते हुए बोला। बारी बारी सबकी नजरें उन पर पड़ी। हन्नान ने नखवत से उसे देखा तो दूसरी तरफ आयशा सुल्तान उसे देखते आगे को बढ़ी कि रुताबा सुल्तान ने उन्हें रोका। नहीं आयशा, उन्होंने नफ़ी में सर हिला दिया तो आयशा सुल्तान बेबस हुई। फरहान की नजरें ज़ैन पर पड़ी तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा था। वो कड़े तेवर लिए आगे बढ़ा कि हन्नान ने बर वक्त उसे काबू किया। फरहान नहीं, पागल मत बन, हन्नान बोला। इसको बोल दफ़ा हो जाए यहाँ से, वरना मैं इसे जान से मार दूंगा, फरहान नहते हुए अकड़ाते हुए बोला। तुम्हारी हिम्मत को सलाम है बेटा, इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई यहाँ आने की? अब्बा हुजूर कड़े तेवर लिए ज़ैन से बोले जो खामोशी से सबको बातें सुन रहा था। बालाज ने सख्ती से उसका हाथ पकड़ कर रखा था। दादाजी प्लीज़, बालाज ने एक आखिरी कोशिश की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बालाज इसको यहाँ लाने की और इससे ताल्लुकात बढ़ाने की? शेरों साहब बालाज पर चढ़ दौड़े। ज़ैनब हॉल में दाखिल हुई और सामने ही उस मंजर को हैरानगी से देखने लगी थी। उसके पीछे ही मरियम और बारान भी हॉल में दाखिल हुए थे। वो दोनों मुस्कुराते हुए हॉल में दाखिल हुए मगर सामने माहौल गर्म देखकर ठिठके और उस तरफ बढ़े। ज़ियान की नज़रें ज़ैन पर पड़ी तो वो भी कड़े तेवर लिए उसकी तरफ बढ़ा मगर बीच में ही शहरोज साहब ने उसे पकड़ के काबू किया था। ज़ैन ने उसे देखते मुट्ठियाँ भींची और लब आपस में सख्ती से पेवस किया। ज़ियान ज़ैन के बिल्कुल सामने जा खड़ा हुआ था और उसकी आंखों में देखने लगा। बारान मरियम को लेकर आगे बढ़ा और मामले को समझने की कोशिश करने लगा। मरियम ने आंख उठाकर उन्हें देखा तो वो जैसे पत्थर की हो गई। मासी का भयानक अक्स उसके सामने एक बार फिर लहराया। उसकी सांस उखड़ने लगी थी, हाथ कँपवाने लगे थे। उसका वजूद पूरी तरह कँपा रहा था। बारान के हाथ में मौजूद उसके हाथ में लर्जिश हुई तो बारान ने गर्दन मोड़ते उसे देखा जिसकी हालत गैर हुई थी। मरियम क्या हुआ है?
बारान मरियम से बोला जो घबराई हुई थी। वो मरियम ने उनकी तरफ इशारा किया तो बारान की नज़र सीधा ज़ैन पर पड़ी जो मरियम को ही गौर से देख रहा था। मरियम! बारान के दोबारा पुकारते ही मरियम वहाँ से भागी थी। उसके कदमों में लड़खड़ाहट थी जैसे किसी भयानक मखलूक से बचकर भाग रही हो। बारान और आयशा सुल्तान फौरन उसके पीछे भागी थी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मेरी बहन तुमसे खौफज़दा हो रही है। फरहान उसके पास आते हुए चीखा था जिसे हन्नान ने पकड़ते हुए काबू किया। चले जाए यहाँ से वरना मैं सारे लिहाज भूल जाऊँगा, हन्नान ज़ैन से बोला। ज़ैन के अब बस हो गई थी। वो पला से अपना बाजू छुड़वाता हुआ वहाँ से निकला था जब सब लोग तमाशा बने हुए उस मंजर को देख रहे थे। ज़ैन आंखों में गुस्सा लिए हॉल से निकलता चला गया था। ज़ैनब हैरत से उसे जाता हुआ देख रही थी। मरियम हॉल से बाहर निकलते न जाने किस तरफ भाग रही थी कि बारान ने उसका बाजू पकड़ते हुए अपनी जानिब खींचा। मरियम क्या हुआ है, बताओ मुझे, बारान उसे काबू करते हुए बोला जिसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसके पीछे ही आयशा सुल्तान आई। बारान तुम अंदर जाओ, मैं संभाल लूँगी इसे, आयशा सुल्तान मरियम को बाजू से पकड़ते हुए बारान से बोली। मरियम झट से उनके गले से लगते हुए फूट फूट कर रो दी थी। मैं इसे इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊँगा, बारान मरियम को देखते हुए बोला तो आयशा सुल्तान ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं कह रही हूँ ना, मैं इसे संभाल लूँगी, तुम जाओ अंदर, आयशा सुल्तान बोली तो बारान नाचार अंदर की जानिब बढ़ा। मरियम मरियम मेरी तरफ देखो, आयशा सुल्तान उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ते हुए बोली। ममा ममा वो मरियम घबराते हुए बोली। नहीं मेरी जान, बस चुप, कुछ नहीं हुआ, मेरी तरफ देखो, चुप रहोगी, किसी से कुछ नहीं कहोगी, तुम समझ रही हो ना, मेरी बच्ची बहुत मजबूत है, तुम चुप रहोगी, आयशा सुल्तान उससे बोली तो मरियम खामोशी से उन्हें देखने लगी। आयशा सुल्तान ने उसे अपने सीने से लगा लिया। अंधेरी रात की सियाह चादर ने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले रखा था। रात बेहद उदास थी, ऐसे जैसे किसी सदियों पुरानी जुदाई का नूह सुन रही हो। चांद आसमान पर नहीं था, शायद वो भी उस दुख में शरीक था जो छुप गया था। हवाएं जख्म खुर्दा आहें भरती हुई दरख्तों से लिपट रही थी जैसे किसी बिछड़े हुए महबूब की याद में लरस रही हो। गलियां खामोश थी मगर उस खामोशी में एक बेनाम सी चीख दफन थी जो किसी अधूरे ख्वाब, किसी छूटे हुए हाथ या किसी बिछड़े जाने वाले की आखिरी हिचकी की गूंज थी। दूर कहीं एक शिकस्ता दरवाज़ा हल्की हल्की दस्तक दे रहा था जैसे कोई लौट आने वाले का इंतज़ार कर रहा हो, मगर जिसका इंतज़ार था शायद कभी लौट कर न आने वाला था। ये रात नहीं थी, ये दुख की एक ना ख़त्म होने वाली कहानी थी जैसे हर गुजरने वाला लम्हा मजीद सियाह करता जा रहा था। कहानी? हाँ कहानी, सियाह, हाँ सियाह, मगर क्या? माजी का अक्स, अक्स, हाँ अक्स, क्या है अक्स? भयानक शिकस्ता ख्वाब, एक तारीक रात, मोहब्बत की इख्तिताम की चीख, चीख, हाँ चीख, किसकी? मोहब्बत के इख्तिताम की, इख्तिताम, हाँ इख्तिताम, मुकम्मल क्यों नहीं? मुकम्मल कुछ नहीं, मोहब्बत भी नहीं, मोहब्बत ही तो अधूरी है, तो कामिल क्या है? कामिल सिर्फ एक है जो हर चीज़ का खालिक है, आशिक का भी, महबूब का भी और मोहब्बत का भी। मोहब्बत, हाँ मोहब्बत। तकरीबन रात के 2 बजे का वक्त था जब उसकी सियाह गाड़ी उस फार्म हाउस में दाखिल हुई थी। उसकी गाड़ी की तरफ उसका माजी भी सियाह था, शायद नसीब भी। वो अपनी गाड़ी से निकला तो सामने ही हैरी उसका मुंतज़िर था, मगर वो सबको नज़रअंदाज करता अंदर दाखिल हुआ और अपने कमरे में चला गया जहाँ वो रह रहा था। हैरी को उसकी हालत कुछ गैर महसूस हुई तो वो उसके पीछे गया था, मगर उसके कदम कमरे के दरवाजे पर ही जम गए थे क्योंकि अंदर से तोड़ फोड़ की आवाज़ें आ रही थी। हैरी को ये आवाज़ें कमरे से आ रही थी जबकि ज़ैन को ये आवाज़ें अपने अंदर से आ रही थी। जब चीज़ें तोड़कर उसे सुकून न मिला तो उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था। वो पागलों की तरह चीख रहा था। हैरी अंदर जाने का इरादा तक करता उल्टे कदम मुड़ा और कमरे के बाहर रखे एक सोफे पर जा बैठा। मैं गॉड ग्रांट हिम पीस, हैरी ने दुआ की और खामोश होकर बैठ गया। अब उसे सुबह का इंतज़ार था जबकि अंदर से अब तक आवाज़ें आ रही थी। ज़ैन इस वक्त अपने होश में न था, उसके सर पर जुनून सवार था। वो अपने सर पर बार बार हाथ मार रहा था जैसे मातम कर रहा हो। बर्बाद कर दिया है तुमने मुझे अनुशे, क्यों नहीं निकलती हो तुम मेरे दिमाग से? निकल जाओ, निकल जाओ, निकल क्यों नहीं जाती? बर्बाद कर दिया है तुमने मुझे, बर्बाद कर दिया है। बार बार क्यों मेरे सामने आ जाती हो? क्यों नहीं छोड़ता पीछा ये माजी, क्यों?
कुछ देर चीखने के बाद भी जब उसे सुकून न मिला तो वो उठा और अपने सामान से कुछ तलाशने लगा। मतलूबा चीज़ मिलने के बाद उसने उस शीशी में से 3 गोलियां निकाली और उनको मुंह में डालता पानी का गिलास मुंह से लगाता गया, पानी की मखसूस मिकदार को अपने अंदर उंडेलते हुए। बचा गिलास पानी समेत उसने दीवार में दे मारा था और बेड पर औंधे मुँह जा गिरा। कुछ ही देर में नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। तकरीबन 3:16 का वक्त था। बारान की गाड़ी सुल्तान हवेली के पिछली तरफ रुकी थी। बारान खामोशी से गाड़ी से निकला और दीवार फलांग कर एक गैलरी से होता हुआ दूसरी गैलरी में पहुंचा। ऊपर एक पाइप को देखा जो पहली मंजिल से थोड़ा नीचे तक था। पाइप के इख्तिताम के तकरीबन 3 फीट के फासले पर एक खिड़की थी जो खुली थी। बारान बड़ी एहतियात से उस पाइप पर चढ़ा और ऊपर पहुंचते ही उसने खिड़की की चौखट को मजबूती से थामा और एक झटके से अपना पूरा वजन उस पर डालते खिड़की पर चढ़ने में कामयाब हो गया। वो खिड़की के जरिए कमरे में दाखिल हुआ तो अंदर एक अजीब सा सकूत छाया हुआ था। साइड में बेड पर मरियम अस्तराबी कैफियत में सोई हुई थी। उसका वजूद पसीने से शराबोर था और माथे पर बल पड़ते और गायब हो जाते वो नींद में मुसलसल कुछ बड़बड़ा रही थी। बारान कदम कदम चलता उसके पास जा खड़ा हुआ था। उसका चेहरा बगौर देखने लगा था। शायद उसे बुखार था जो टूट रहा था। उसकी ये कैफियत बारान की समझ से बाहर थी। वो क्यों इतना डर रही थी और किससे डर रही थी? बहुत से सवाल थे जिसका जवाब सिर्फ मरियम दे सकती थी। बारान बेड पर ही उसके साइड पर जगह बनाते हुए बैठा और उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। मरियम की बड़बड़ाहट कुछ ही देर में बंद हो गई थी और वो पुरसुकून हुई थी। बारान ने उसके माथे पर हाथ रखा जो ठंडा हो चुका था। अपने माथे पर किसी का लम्स महसूस करते हुए वो कसमसाने लगी थी। बारान उस पर कंबल दुरुस्त करता हुआ जल्दी से उठा और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला गया। मरियम उठकर बैठी और इधर उधर देखने लगी थी। उसे महसूस हुआ था कि कोई था जो उसके साथ बैठा हुआ था। किसी ने उसे छुआ था। उस लम्स में मोहब्बत थी, फिक्र थी, मगर शायद वहम था। वहम? हाँ, वहम। वो एक बार फिर पूरे कमरे में नज़र दौड़ाती और दोबारा से लेट गई थी और आंखें मूंद ली। रात की अंधेरी आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम को पहुंच रही थी। अंधेरी रात के बाद के सुबह धीरे धीरे शहर पर उतर रही थी। सियाह आसमान के दामन में एक मध्यम सी सफ़ेदी फैलने लगी थी, जैसे किसी ने रात के अंधेरे को आहिस्ता आहिस्ता समेटकर रोशनी का दामन बचा दिया हो। दरख्तों की भीगी शाखें रात भर की खामोशी के बाद शबनम के बोझ से लरस रही थी और फिजा में हल्की सी खनकी घुली हुई थी। दूर कहीं से आजान की आवाज़ उभरी, जैसे किसी ने नींद से बेदार होते शहर के कान में उम्मीद का तराना फूंक दिया हो। रोशनी का हर नया जरा सा जर्रा गोया यकीन दिला रहा था कि अंधेरी रात हमेशा के लिए नहीं होती। सुबह आती है, रोशनी बिखेरती है और जिंदगी एक बार फिर जाग उठती है। सुबह का सवेरा चारों जानिब फैलता जिंदगी की नवीद लाए हर सू फैल रहा था। आज का दिन सुल्तान हवेली और काराबे मेंशन के तमाम अफराद के लिए बहुत खास था। आज रुखसती का फंक्शन था और सब तैयारियों में मसरूफ थे। रबाब काराबे उस वक्त किचन में ठहरी काम देख रही थी कि बारान किचन में दाखिल हुआ। क्या हो रहा है? बारान किचन में दाखिल होते हुए बोला। कुछ हल्का फुल्का बनवा रही थी खाने के लिए, रबाब काराबे ने मसरूफियत से जवाब दिया। बारान कुछ देर खामोश रहा, फिर तमहीद बांधते हुए बोला, मामा आपसे एक बात पूछूं? बारान आहिस्तेगी से बोला, हाँ हाँ ज़रूर पूछो। रबाब बेगम चलते हुए हाथों के साथ बोली, मरियम की कोई बहन भी थी क्या? बारान आखिरी में अपनी आवाज़ को धीमा कर गया था। रबाब बेगम के चलते हाथ रुके। उनके चेहरे का रंग फीका हुआ था, जिसे बारान ने बखूबी नोट किया था। तुम क्यों पूछ रहे हो? वो खुद को कंपोज करते हुए बोली। वैसे ही, बारान कंधे उचकाते हुए बोला। अनुशे नाम था उसका। मरियम की सौतेली बहन थी वो। रबाब बेगम के लहजे में गम था। सौतेली मतलब? बारान हैरानगी से बोला। फरहान और अनुशे मरियम के सौतेले भाई बहन हैं। बुरहान भाई की 2 शादियाँ थीं। मरियम उनकी पहली बीवी में से है और जबकि फरहान और अनुशे उनकी दूसरी बीवी में से थे। रबाब बेगम तफसील से बयान करते हुए बोली। तो क्या फरहान मरियम का सौतेला भाई है? बारान ने इस्तफसार किया। हाँ, तो क्या हुआ था उसे? बारान ने एक और सवाल दागा। रबाब बेगम की सांस गले में अटकी, मगर वो हिम्मत करते हुए बोली, खुदकुशी की थी उसने या फिर शायद कत्ल? रबाब बेगम बोली, किसने किया था उसका कत्ल? बारान ने दिलचस्पी से एक और सवाल दागा।
पता नहीं बारान, क्यों मेरा सर खा रहे हो? रुबा बेगम झिझोते हुए बोली तो बारान कुछ देर के लिए चुप हुआ। कैसी दिखती थी वो? बारान ने इस्तफसार किया। बहुत खूबसूरत, बिल्कुल हूबहू मरियम के जैसी उसकी नैन नक्श थे। सब कुछ बिल्कुल मरियम की तरह थे, बस उसके गाल पर डिंपल नहीं पड़ते थे जैसे मरियम के पड़ते हैं, वरना बाकी वो हूबहू मरियम से यकसा थी। रुबा बेगम खोए हुए लहजे में बोली। बारान खामोशी से सुनता रहा। चलो अब जाओ, देखो जाके इंतजाम, इतने काम पड़े हैं अभी। रुबा बेगम उसे मौजू से हटाते हुए बोली तो बारान किचन से बाहर निकला। दोपहर की हल्की खनकदार धूप उस वसी फार्म हाउस पर पड़ी थी। जैन कमरे से तैयार होकर बाहर निकला। उसके तासुरात बिल्कुल सपाट थे, कहीं से नहीं लग रहा था कि रात को उसने क्या फसाद खड़ा किया था। वो कमरे से बाहर निकला तो सामने ही हैरी उसके इंतजार में खड़ा था। सर, आपकी तबीयत ठीक है? हैरी ने उसके पास आते सवाल किया। हाँ, मैं ठीक हूँ, जैन ने हनूज सपाट लहजे में जवाब दिया। सर, नाश्ता रेडी है, आप कहें तो लगवा दूँ? हैरी मोदबाना अंदाज में बोला। हाँ, लगवा दो। जैन बोला। सर, एक और बात, वो कोई आदमी आया है, एहसान सर, वो। हाँ, भेज दो उसे, मैंने ही बुलाया है। जैन उसे बोलते साथ ही आगे लॉन्च की तरफ बढ़ गया था। लॉन्च में दाखिल होते ही वो सामने एक जहाजी साइज सोफे पर टांग पर टांग चढ़ाकर बैठ गया था। कुछ ही देर गुजरी थी कि हैरी के साथ लॉन्च में एक उम्र रसीदा शख्स दाखिल हुआ। सलाम साहब। उस उम्र रसीदा शख्स ने उसे सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, एहसान चचा, कैसे हैं आप? जैन संजीदगी से बोला। अल्लाह का करम है साहब जी, आपने मुझे याद किया? जी, मुझे आपसे कुछ काम था। जैन अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में पेवस्त करते हुए बोला। जी साहब, हुक्म करें। वो शख्स बोला। मेरे कुछ आदमी अपने साथ ले जाएं और शम्स पैलेस को खुलवाकर उसकी साफ सफाई करवा दें। जैन ने अपनी बात मुकम्मल की तो सामने खड़े उस उम्र रसीदा शख्स के माथे पर पसीने की बूंदें नुमाया हुई थी। मगर साहब जी, हन्नान साहब की इजाज़त के बगैर। इससे पहले उसकी बात मुकम्मल होती जैन बीच में बोला। 3 दिन है आपके पास, चौथे दिन मैं पैलेस में होऊंगा। जैन अपनी बात पर जोर देते हुए बोला। जी साहब जी। वो शख्स हुक्म की तायद करता हुआ वहाँ से निकला था, जबकि हैरी उसकी तरफ मुतवज्जह हुआ। सर, आप शम्स पैलेस क्यों जा रहे हैं? हैरी ने नासमझी से सवाल दागा। उसकी बर्बादी की शुरुआत मैं वहीं से शुरू करूँगा जहाँ से उसने मुझे बर्बाद छोड़ा था। जैन चेहरे पर चट्टानों सी सख्ती लिए बोला। सर कौन? हैरी ने इस्तफसार किया। उसके सवाल पर जैन भरपूर अंदाज में मुस्कुराया, मगर खामोश रहा, और उसकी मुस्कुराहट में कुछ था कि हैरी अंदर से कांप गया था। सुल्तान हवेली में आज उदासी और गहमा गहमी का आलम था, क्योंकि आज उनकी लाडली बच्चियों ने रुखसत हो जाना था। महापारा का सुबह से रो रो कर बुरा हाल था। सब लोग उदास थे, मगर मुतमईन भी थे कि उनकी बच्चियां अपने घरों को हो जाएंगी। वो उस वक्त बाथरूम में आईने के सामने ठहरी मुंह पर पानी के छींटे मार रही थी। उसने हाथ चेहरे पर फेरा और आईने में अपने अक्स को देखने लगी, जिसकी आंखों में इंतकाम, नफरत और डर की मिली जुली लकीरें मौजूद थी। आईना सच का वो टुकड़ा है जो चेहरे पर छिपे हर राज को बेनकाब कर देता है, मगर कुछ सच ऐसे होते हैं जो अक्स में भी कैद नहीं किए जा सकते। गम की गहरी दरारें, इंतकाम की सुलगती चिंगारियाँ, डर के लरसते साए और नफरत की सियाह परतें, ये सब उस आईने के पार दिल की तारीक गहराइयों में दफन होती हैं। मगर जब वक्त का नाखून उन जख्मों को कुरेदता है तो राज आईने के दर्जों से टपकने लगते हैं और अक्स में छुपा अंधेरा हकीकत पर गालिब आ जाता है। मगर मजबूरियाँ इंसान के पैरों में बेड़ियाँ डाल देती हैं। वो भी उस वक्त मजबूरी के बेड़ियों में जकड़े हुई थी। उसके दिल में नफरत, इंतकाम और डर के बुलबुले एक साथ फूट रहे थे। मरियम, तुम चुप रहोगी? तुम्हें अनुषा की कसम है, तुम कुछ नहीं कहोगी। तुम तो मेरी मजबूत बेटी हो ना, मजबूत बनो, तुम मजबूत हो। आयशा सुल्तान की ताकीद बार बार उसके दिमाग में गूंज रही थी। मरियम ने एक बार फिर आईने में अपना अक्स देखा और फिर अपनी नजरों से नजरें चुराती हुई मुड़ गई और वॉशरूम से बाहर निकल गई। उसे मजबूत और साबित कदम रहना था। मजबूत? हाँ मजबूत। साबित कदम? हाँ साबित कदम। लेकिन क्यों? इंतकाम के लिए। किसका इंतकाम? मोहब्बत का। किसकी मोहब्बत? लंबी दास्तान है, फिर कभी सही। कब? वक्त आने पर। वक्त? हाँ वक्त। यकीन नहीं। किस पर? वक्त पर। क्यों नहीं? अक्सर मतलूबा वक्त कभी नहीं आता। वक्त आएगा, जरूर आएगा। इतना यकीन कैसे? वबाल को भी कोई कभी रोक सका है? वबाल?
हाँ वो बाल। शाम का उदास साया धीरे धीरे जमीन पर फैल रहा था, जैसे किसी खामोश उदासी ने पूरे आसमान को अपनी बाहों में भर लिया हो। हवा में हल्की खनकी थी और दरख्तों के पत्तों में सरगोशियां थी, जैसे कोई पुरानी कहानी दोहरा रहे हों। सूरज की आखिरी किरणें दीवार पर सोने की लकीरें खींचती जा रही थी और शहर के गली कूचे एक उदास तन्हाई में डूब रहे थे। कहीं दूर आजान की आवाज़ उस सन्नाटे को चीरती हुई आई, मगर उसके बाद खामोशी और गहरी हो गई, जैसे शाम की साई में कोई बिछड़ा हुआ लम्हा दफन हो रहा हो। सब लोग तैयार होकर हॉल पहुंच चुके थे। तमाम दुल्हनें अरूसी लिबास में तैयार होकर ब्राइडल रूम में इंतजार कर रही थीं, तो दूसरी तरफ हॉल में कुछ लड़के स्टेज पर खड़े थे तो कुछ मेहमानों को रिसीव कर रहे थे। सुल्तान हवेली से हातिम, ईसा, मूसा, बालाज और हन्नान ने ब्लैक शेरवानी पहन रखी थी, तो काराबे मेंशन से मुराद और अहमद ने गोल्डन शेरवानी पहन रखी थी। वो तमाम लड़के किसी रियासत के शहजादे मालूम होते थे। उनके बरक्स बारान और जिहान ने ब्लैक कमीज सलवार पहन रखा था, जिनमें वो दोनों निहायत हैंडसम लग रहे थे। तो उस तरफ ज़ैनब और माहिन ने गठजोड़ बना रखा था। उन सबको लूटने के लिए वो दोनों भी निहायत पुरकशिश लग रही थी। जिहान की तो नजरें ही नहीं हट रही थी। माहिन लगी इतनी हसीन रही थी। गोल्डन रंग के लॉन्ग फ्रॉक पहने, होठों पर डीप रेड लिपस्टिक लगाए, वो नजर लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। ज़ैनब ने सफ़ेद रंग का जोड़ा जेब तन कर रखा था और लाइट मेकअप में भी वो किसी भी दिल के तार छेड़ने का हुनर रखती थी, जबकि वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती थी, जैसे किसी की राह देख रही थी। मरियम अब तक हॉल नहीं पहुंची थी। माहिन और ज़ैनब कब से उसी के इंतज़ार में खड़ी थी ताकि उसे भी अपने गैंग में शामिल कर सके। फरहान सफ़ेद कमीज सलवार में मलबूस निहायत पुरकशिश लग रहा था। हीर ने भी सफ़ेद फ्रॉक पहन रखी थी, तो दूसरी तरफ मुस्तफ़ा ने भी सफ़ेद शलवार कमीज पहनी हुई थी। कुछ ही देर गुजरी थी जब मरियम हॉल में दाखिल हुई। बारान ने दूर से ही उसे देखा तो एक मिनट के लिए वो जैसे पत्थर का हो गया था। मरियम उसकी भेजी हुई सफ़ेद मैक्सी में आसमान से उतरी हुई हूर मालूम हो रही थी। होठों पर पहली मर्तबा उसने डीप रेड लिपस्टिक लगाई थी, जिसमें उसकी दूसरी सफ़ेद रंगत मजीद खिल रही थी। हॉल में एंटर होने की देर थी। माहिन और ज़ैनब उसके सर हुई। शुक्र है आप आ गई, हम कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे। ज़ैनब और माहिन एक साथ बोली तो मरियम ने हैरानगी से उन दोनों को देखा। क्यों भाई, क्या हो गया? मरियम हैरत के ज़ेर असर बोली। भाई देखें, हमारा है उन सबको लूटने का इरादा। अब हम छोटे हैं तो हमारी कौन सुनेगा। आपका फिर भी कुछ असर है। बाद में प्लीज़ प्लीज़ हमारी गैंग में शामिल हो जाए, माहिर मिन्नत करते हुए बोली। जबकि ज़ैनब ने उसे मासूमियत से देखा तो मरियम बेसाख्ता हंस दी। ठीक है भाई, मैं तुम लोगों के साथ हूँ, क्या याद करोगे? मरियम हाथ जलाते हुए बोली तो बेसाख्ता वो दोनों उसके गले से लग गई। इतने में बारान उनके पास पहुंचा और गला खंकारा। माहिन और ज़ैनब इशारा समझते मुस्कान दबाते हुए साइड पर हो गई थी। बारान मरियम के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ और बगौर उसे देखने लगा। कैसी लग रही हूँ? मरियम ने सवाल किया। बिल्कुल मधुमक्खी, बारान शायद से बोला तो मरियम हंस दी। मरियम का इकलौता डिम्पल नुमाया हुआ। सर प्लीज़ एक पिक्चर, एक कैमरामैन उनके पास आते हुए बोला। वो दोनों एक साथ खड़े हुए। बारान की नज़रें फरहान पर पड़ी जो उन्हें को देख रहा था, तो बेसाख्ता ही बारान ने मरियम को एक बाजू के हिसार में लिया। फरहान ने मुट्ठियाँ भींची। उसकी उस हरकत पर बारान ने मुस्कुराहट जब्त की। सर प्लीज़ मैम का हाथ पकड़ें, कैमरामैन बोला तो बारान ने मरियम का हाथ पकड़ा। मरियम के चेहरे पर कोसी कसक के रंग बिखरे। सर एक दफ़ा ऐसे, कैमरामैन ने फिर एक पोज बताया तो अब की बात दोनों की बस हुई। बारान ने गुस्से से उसे देखा और बोला दफ़ा हो यहाँ से। बारान उसे दूर इशारा करते हुए बोला बेचारे की बेइज्जती ही हो गई। वैसे भाई जन मुरीदी का ये आखिरी लेवल है। जिहान उसके पास से गुजरते हुए कान में फनकारा तो मरियम की हंसी बेसाख्ता छुटी, जबकि बारान का गुस्से से चेहरा सुर्ख हुआ। मैं आती हूँ, मरियम हंसते हुए माहिन और ज़ैनब की तरफ बढ़ गई, जबकि जिहान बारान के हाथ पे चढ़ चुका था। बहू जाओ, बच्चों को ले आओ, दादा आयशा सुल्तान और रब्बाब बेगम से बोले तो वो सारी औरतें ब्राइडल रूम की जानी बढ़ी। कुछ ही देर में बारी बारी सबको हॉल में दाखिल किया गया। दुल्हनों को उनके दूल्हों के साथ स्टेज पर बिठाया गया। ये अहमद कहाँ है? मिशेल को इकलौता बैठा देखकर दादाजी बोले। हम लेकर आते हैं उसको, बारान बोला तो जिहान और बारान के कदम बाहर की जानी बढ़े। कुछ ही देर में बारान, जिहान और कुछ और लड़के अहमद को लेकर हॉल में दाखिल हुए। अभी वो दाखिल होते कि माहिन, ज़ैनब और मरियम ने उनका रास्ता रोका और दाखिली दरवाजे पर एक लाल रंग का दुपट्टा बांध दिया।
ये कौन सा तरीका है भीख मांगने का? जिहान के मुंह में खुजली हुई। तुम तो चुप ही रहो वरना जूता उठाकर मारूंगी, मरियम गुस्से से बोली। पूरे 1 साल और 3 दिन बड़ा हूँ मैं आपसे, जिहान कॉलर झाड़ते हुए बोला। तो मरियम ने आंखें घुमाई। फिर शर्म करो, अभी तक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो और मरियम ऑफिस संभालती है। ज़ैनब ने उस पर तंज किया। हाँ तो उन्होंने खुद ही कटी कटी 2 क्लासेस पढ़ी हैं, मेरा क्या कसूर इसमें? पता नहीं कौन सी जल्दी थी इनको। जिहान भी तो बदू बोला। दफा करो, मिट्टी पाओ अहमद भाई, चले शराफत से 2 लाख निकालें, फिर ही एंट्री मिलेगी हॉल में, वरना हमने रुखसती भी नहीं देनी है आपने प्यारी बहन की आपको। माहिन ने हाथ फैलाते हुए बोला। चल वापस चलते हैं, निकाह तो वैसे भी हो ही गया है, खुद ही भेज देंगे। बारान अहमद के कान में फंकारा कि बस साख्ता अहमद की हंसी छुटी। क्या बोला है तुमने? मरियम आईब्रो उचकाते हुए बोली। भाई ने बोला है वापस चलते हैं, खुद ही भेज देंगे। जिहान ऐसे बोला जैसे रटा लगाया हुआ सबक सुना रहा हो। हकीकतन उसने कुछ देर पहले का बदला उतारा था। बारान ने बाकायदा दोनों हाथों की उंगलियां उससे लानत से नवाजा। तुम तो चुप ही रहो, मरियम आंखें घुमाते हुए बारान को बोली। क्या बारान ने आंखें छोटी करते हुए उसे देखा। वैसे मरियम तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, अहमद अफसोस से बोला। मैंने कहा है मुझसे उम्मीदें लगाओ। चलो शराफत से पैसे निकालो, वरना मैं तुम्हारी सारी करतूत जाके अब्बा हुजूर के गोशे गुजार कर दूंगी, फिर करवा लेना रुखसती। मरियम ने आखिरी हरबा आजमाया, आखिर अहमद ने हार मानी। बारान दे दे इनको पैसे, अहमद बोला। तब बारान ने हवन्नकों की तरह उसे देखा। मैं किस खुशी में दूं, मेरी शादी थोड़ी ना है, बारान तेज लहजे में बोला। हाँ तो हमने रोका है तुझे, मेरी तरफ से अभी रुखसती ले ले, क्यों मधुमक्खी? अहमद शरारत से बोला। तो मरियम का चेहरा सुर्ख हुआ। तू चुप ही रह, बारान जेब से चेक बुक निकालते हुए बोला। आखिर नेक की अदायगी के बाद उन्हें हॉल में एंट्री मिल ही गई थी, तो अहमद को स्टेज पर मिशेल के बराबर में बिठाया गया और बाकी की रस्में की गईं। रस्में नहीं तो फिर डकैती। हाँ डकैती। उन तीनों ने सबको बारी बारी दूध पिलाई की रस्म के वक्त भी लूटा। उसके बाद रुखसती की बारी आई, उन सबको दुआओं के साथ रुखसत कर दिया गया। सबकी आंखें नम थीं, मगर सब मुतमईन थे कि बच्चे अपने घरों के हो गए थे। रात अपनी पूरी तारीकी के साथ ज़मीन पर उतर चुकी थी। आसमान पर बादलों की हल्की तह थी और सितारे भी जैसे धुंध के पीछे छुप गए थे। दरख्तों के साए ज़मीन पर अजीब से सबियाँ बना रहे थे और हवा के हल्के झोंके पत्तों के सरसराने पर मजबूर कर रहे थे, जैसे कोई सरगोशियों में कोई भेद सुना रहा हो। दूर कहीं उल्लू की आवाज़ उस खामोशी में अरताश पैदा कर रही थी और घास पर पड़ी शबनम कतरे कतरे ठंडक की चादर बन चुकी थी। अंधेरा हर शय को अपनी लपेट में ले चुका था, जैसे ये रात किसी गुमशुदा ख्वाब की सरहद हो जहाँ रोशनी का गुजर ममनू हो। फरहान उस वक्त गाड़ी में जिहान के साथ मौजूद था। बकौल जिहान के उसने फरहान से कोई ज़रूरी बात करनी थी। तुम्हें मुझसे क्या काम पड़ गया? फरहान ड्राइविंग पर फोकस करते हुए बोला। दरअसल एक मशवरा लेना था। जिहान बोला। तुम जैसी शैतानी खोपड़ी ने मुझसे मशवरा लेना था? फरहान गाड़ी रोकते हुए हैरानगी से बोला। हाय मैं कौन सा अबू जहल हूँ? जिहान उदासी से बोला। नहीं तुम इब्लिस हो, वो भी नूरानी शक्ल वाले। फरहान हंसते हुए बोला। अच्छा बस करें। जिहान बोला। अच्छा बताओ क्या बात? फरहान दोस्ताना लहजे में बोला। वो दरअसल माहिन और मैं एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, बस डिपार्टमेंट अलग है। अच्छा। फरहान दिलचस्पी से बोला। तो ये कि मैं चाहता हूँ कि माहिन मुझसे दोस्ती कर ले। भाई मनगू हूँ उसका, लेकिन उसने एक शर्त रख दी है। क्या? कि अगर मैं उसे बाइक चलाना सिखाऊंगा तो वो मुझसे दोस्ती करेगी। जिहान ने उसे पूरी बात बताई। और मुझे बताने का मकसद? फरहान बोला। आपको बताने का मकसद ये है कि अगर कल को ये बात उसकी खड़ूस भाई को पता चल भी गई तो आप मुझे बचा लें। जिहान बोला। और मैं तुम्हें क्यों बचाऊंगा? फरहान बोला। माहिन के लिए। जिहान बोला। ये सच था, फरहान को माहिन भी मरियम की तरह ही अजीज थी, जिस बात का जिहान फ़ायदा उठा रहा था। लेकिन तुम हन्नन से डर क्यों रहे हो? फरहान ने इस्तफसार किया। आपको नहीं पता, वो तो चाहते ही नहीं थे कि माहिन का निकाह मेरे से होता। पता नहीं क्या दुश्मनी है उन्हें मेरे से। अच्छी खासी शक्ल है मेरी, जलते हैं मेरे हुस्न से। जिहान अकड़ाते हुए बोला कि फरहान की हंसी छुटी। चल ठीक है, बचा लूँगा, क्या याद करेगा? फरहान उसके कंधे पर चपत लगाते हुए बोला। आप फिक्र न करें, आपको जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी बस एक कॉल कर लीजिएगा, मैं बड़े काम की चीज़ हूँ। जिहान उसे बोला।
जानता हूँ, फरहान ने बोलते साथ ही गाड़ी कार अभय मेंशन के आगे रोकी। चले मैं चलता हूँ फरहान भाई, मैंने ना बड़ा एतबार करके आपको ये सब बताया है, आप प्लीज़ किसी को बताइएगा मत। जिहान तमहीद बांधते हुए बोला। बेटा जी तेरी बातें किसी को बताने लायक है? फरहान ने उस पर तंज किया तो जिहान मुंह बनाता गाड़ी से बाहर निकला। उसके बाहर निकलते ही फरहान ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। जी तो यहाँ करते हैं हम इस एपिसोड का एंड। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।